2025 प्रीलिम्स का पहला क्वेश्चन ही लॉजिकली बहुत ईजीएस्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन देख लेते हैं। विद रेफरेंस टू द इन्वेस्टमेंट कंसीडर द फॉलोइंग: बॉन्ड्स, हेज फंड्स, स्टॉक, वेंचर कैपिटल। हाउ मेनी ऑफ द अबव आर ट्रीटेड एज ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड? ठीक है, अब देखो आपको नहीं पता ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड क्या होता है, आपको कुछ नहीं पता। ठीक है, बस एक चीज़ ध्यान रखना, एक एग्जामिनर के लिए गलत स्टेटमेंट, गलत ऑप्शंस फ्रेम करना बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है, बहुत डिफ़िकल्ट। इट इज़ नॉट इजी एट ऑल। आप भी बैठोगे तो आप भी नहीं कर पाओगे। ठीक है, जब कोई स्टेटमेंट, जब कोई ऑप्शन गलत होगा आपको अलग से ही दिखेगा। चलो आ जाओ काम की बात करते हैं। ऑल्टरनेटिव का मतलब क्या होता है? ऑल्टरनेटिव का सिंपल सा मतलब होता है विच यू आर नॉट डूइंग यूजुअली। आपको पता है ना ऑल्टरनेटिव का मतलब क्या होता है? आप सिंपल जाओ गूगल करके भी देख सकते हो कि विच यू आर नॉट डूइंग यूजुअली, विच यू आर नॉट डूइंग रेगुलरली, विच इज़ जस्ट एन ऑप्शन फॉर यू। ठीक है, उसी को बोलते हैं ना ऑल्टरनेटिव। हटाओ इन्वेस्टमेंट, हटाओ फंड्स, सिंपल सी बात समझो। ऑल्टरनेटिव क्या होता है? विच यू आर नॉट डूइंग यूजुअली। ठीक है, अब ऑप्शंस में आओ। बॉन्ड्स, बॉन्ड्स क्या है? यूजुअली आप देखते हो अपने आसपास, यूजुअली अपने नाम सुनते हो उसके बारे में आसपास। इट इज़ अ ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट, सुनते हो ना, है ना। सेम इसी तरीके से स्टॉक्स, स्टॉक्स मतलब क्या होता है? शेयर्स, है ना। यूजुअली सुनते हो स्टॉक्स एंड शेयर्स के बारे में, इक्विटी शेयर्स के बारे में, शेयर्स के बारे में, ट्रेडिंग के बारे में। आपको पता है ना पूरा दुनिया ही ट्रेड कर रहा है आजकल तो। ठीक है, हर कोई ट्रेडर है। तो स्टॉक्स के बारे में, शेयर्स के बारे में आप हर दिन ही सुनते हो, हर दिन ही सुनते हो। इट इज़ वेरी यूजुअल फॉर यू। बहुत बेसिक होकर सोचो, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सिंपल सी बात मैं बता रहा हूँ, कोई बहुत ऐसा रॉकेट साइंस नहीं बता रहा हूँ कि बॉन्ड्स के बारे में आप हर दिन सुनते हो, स्टॉक्स के बारे में हर दिन सुनते हो। क्या हेज फंड्स के बारे में हर दिन सुनते हो? हर दिन सुनते हो क्या हेज फंड्स के बारे में? हाँ, क्या यूजुअली हेज फंड्स के थ्रू लोग इन्वेस्ट करेंगे? चलो मतलब भी नहीं पता आपको हेज फंड्स का, हटाओ, बट क्या आपको हेज फंड्स के बारे में आप सुनते हो क्या? चलो आपको मतलब भी नहीं पता, चलो इवन ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। अगर आपको नहीं पता है तो मैं ये भी बता रहा हूँ कि चलो आपको पता भी नहीं, आपने शायद कहीं कहीं पढ़ा होगा इस चीज़ को, कहीं पढ़ा होगा, लेकिन हाँ स्टॉक्स को आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको पता है कि शेयर्स क्या होते हैं, है ना। ये चीज़ें आपके आसपास चल रही है फुल टाइम। ठीक है, देन वेंचर कैपिटल, वेंचर कैपिटल इनको हम एंजल इन्वेस्टर्स भी बोलते हैं। चलो आ जाओ हिंदी मीनिंग दिखाता हूँ। क्या लिखा हुआ है? जोखिम पूंजी। जोखिम का मतलब क्या होता है? रिस्क। तो रिस्क का आप यूजुअली लेते हो क्या? यूजुअली रिस्क लेते हो? रेगुलरली रिस्क लेते हो? नहीं। रिस्क इज़ एन ऑल्टरनेटिव थिंग, इट्स एन ऑप्शन फॉर यू। पता है ना आपको? देखो यहाँ पे लिखा भी हो वैकल्पिक, वैकल्पिक जो आपके लिए विकल्प है, वैकल्पिक। ठीक है, तो डायरेक्ट लिंक है कि इट्स अ जोखिम, रिस्क है। तो मतलब क्या, ये आपके लिए विकल्प है। रिस्क है क्यों? क्योंकि आपके लिए विकल्प है। यूजुअल होता तो ये आपके लिए विकल्प नहीं होता। इट इज़ नॉट एन ऑल्टरनेटिव। ओके, सो द आंसर इज ओनली टू, हेज फंड्स एंड द वेंचर कैपिटल। ठीक है, पहला तरीका। दूसरे तरीके से जैसे आप क्वेश्चन को देख सकते हो, बॉन्ड्स एंड स्टॉक एग्जामिनर के लिए बहुत ईजी है ये डालना। ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर भी हर दिन सुन रहे हैं इसके बारे में, हर दिन क्वेश्चन बना रहे हैं इस पर, हर दिन पढ़ रहे हैं इस पर, बॉन्ड्स एंड स्टॉक्स के बारे में। ठीक है, तो उन्होंने उठाया और उठा के डाल दिया, क्योंकि गलत ऑप्शंस यहाँ पे डाल दिया और वो अलग से दिख रहा है। मैंने क्या बोला? गलत ऑप्शंस बनाने बहुत डिफिकल्ट होता है, बहुत डिफिकल्ट। अब आपको दिख जाएगा कि हाँ भाई गलत ऑप्शंस बना रहे हैं और सही ऑप्शंस कहाँ किस तरीके से दे रहे हैं। आप यूजुअली सुनते ही नहीं उसके बारे में, समझ रहे हो ना मेरी बात को? इस तरीके से यू हैव टू थिंक। और ये हमने सॉल्व कर दिया विद लॉजिक, और हमने यहाँ पे एल मार्क लगा दिया। देखो पूरा 2025 का पेपर सॉल्व करेंगे फ्रॉम बिगिनिंग टिल द एंड। इस वीडियो में बहुत अच्छे से मैं एनालिसिस दूंगा। जिन क्वेश्चन को हम नॉलेज से सॉल्व करेंगे वहाँ हम के मार्क करेंगे, जिनको हम लॉजिक से करेंगे वहाँ हम एल मार्क करेंगे, जिनको दोनों से करेंगे वहाँ पे हम के प्लस एल मार्क करेंगे। ठीक है, ताकि हम लोगों को इंसाइट मिले कि 2026 में जो क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं उनका नेचर कैसा होगा, है ना, वो किस नेचर के होंगे, और उसके अकॉर्डिंग हमारी प्रिपरेशन और शार्प होगी। ओके, चलो दूसरा क्वेश्चन मैं दिखाता हूँ। ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्या? विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सोर्स ऑफ इनकम फॉर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? रिजर्व बैंक के लिए सोर्स ऑफ इनकम है। एक तो कभी भी जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे आपके हाथ में पेंसिल या पेन होना चाहिए। ठीक है, टू अंडरलाइन द कीवर्ड्स, टू मार्क द कीवर्ड्स। क्यों? इस तरीके से आपका दिमाग जो है बहुत फास्ट और बहुत अच्छे से प्रोसेस करेगा। तो सोर्स ऑफ इनकम, अब इनकम कब होता है ये बताओ।
इनकम तभी होता है व्हेन यू आर ट्रांजैक्टिंग, जब आप ट्रांजैक्शन करते हो तब इनकम होता है। ट्रांजैक्शन का मतलब क्या, जब आप खरीदते या बेचते हो कुछ, ऑब्वियस है ना यार, 10 रुपये का कुछ खरीदोगे 15 का बेचोगे तो 5 का प्रॉफिट हुआ, 5 का इनकम हुआ आपका, ऐसे इनकम होता है ना, और कैसे इनकम होता है, ठीक है। जब तक आप बाइंग एंड सेलिंग नहीं करोगे तो इनकम कहाँ से होगा, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। चलो अब इजीली देखते हैं। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट बॉन्ड्स, बाइंग एंड सेलिंग हो रही है, ऑब्वियसली इनकम होगा, यहाँ होगा ही होगा, सही है। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ फॉरेन करेंसी, फिर बाइंग एंड सेलिंग हो रही है, चाहे कुछ भी कर रहा हो आरबीआई, किसी भी चीज़ की बाइंग एंड सेलिंग कर रहा हो, भाई बाइंग एंड सेलिंग हो रही है तो ऑब्वियसली इनकम होगा वहाँ से, तो इट इज़ द सोर्स ऑफ इनकम। 1 and 2 इज़ द सोर्स ऑफ इनकम। आया समझ में? तो 1 and 2 जहाँ जहाँ नहीं है उसको पहले तो हटा दो, कहाँ कहाँ है, ए में है और डी में है, ठीक है। अब यहाँ पे ऑप्शन क्या क्या बचा, 1 2 1 2 5, तो थर्ड एंड फोर्थ को हमने एलिमिनेट कर दिया, हटा दिया। फिफ्थ पढ़ो, प्रिंटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग करेंसी नोट्स, ठीक है, इसको हम बोलते हैं सेन्योरेज, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम, सेन्योरेज। बहुत बेसिक इकोनॉमी है, किसी भी इकोनॉमी की बुक में मिल जाएगी, इसके लिए आपको 2000 पेजेस के नोट्स पढ़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो पहले तो देखो आप यहाँ 50-50 तक आ चुके हो, ठीक है। तो देखो मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि अगर आप 50-50 तक आ गए तो यू हैव टू अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना ही करना है एट एनी कॉस्ट, वो करना ही है, आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते क्वेश्चन को। क्यों? क्योंकि आपके चांसेस हाई है वहाँ, आप पॉजिटिव में ही रहोगे। अगर 10 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करते हो जिसमें 6 भी गलत करते हो और 4 सही करते हो, फिर भी आप नेट पॉजिटिव में हो, ठीक है। तो कहीं कहीं अगर आप 50-50 में फंसो, यू हैव टू अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन, इस चीज़ को हमेशा अपने जहन में रखो, ओके। देन इसको क्या बोलते हैं, सेनरीज बोलते हैं। मैंने क्या बोला, बहुत ही बेसिक सा नॉलेज है ये, आपको किसी भी बुक में मिल जाएगा, किसी भी बुक में, बहुत बेसिक से भी कोई बुक होगा अगर प्रीलिम्स के लिए आप कर रहे हो रेफर कर, मिल जाएगा। कोई मोटी बुक 2000 पन्ने की, 3000 पन्ने की बुक, 1500 पन्ने की बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कोई भी सिंपल बुक में ये अवेलेबल है, ओके। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका क्या लगेगा, नॉलेज प्लस लॉजिक बोथ। क्या लॉजिक किस लिए, 50-50 तक आने के लिए, लॉजिक किस लिए, आपको आंसर को सॉल्व करने के लिए, सही आंसर तक पहुंचने के लिए, है ना। और प्रेडिक्ट में हम सेम चीज़ें कर रहे हैं, ओके। जिन्होंने प्रेडिक्ट ज्वाइन किया है उनको पता है, और जिन्होंने नहीं किया है उनको मैं बता दूं कि प्रेडिक्ट जितना बेहतरीन कुछ है नहीं प्रीलिम्स के लिए, तो ज्वाइन कर लो भाई, ठीक है। सेनरेज और जितनी चीज़ें, जितनी भी लाइक इतना बेहतरीन तरीके से आई टीच यू ना, इतना बेहतरीन, इतना प्रीलिम्स स्पेसिफिक होकर के आलतू फालतू चीज़ें कुछ करेंगे नहीं। जो पढ़ रहा है आप उनसे रिव्यू ले सकते हो, ऑलरेडी वेबसाइट पे भी रिव्यू है, जो रिव्यू देख लो, ठीक है, आपको उससे हेल्प मिलेगा, ठीक है। एंड डू ज्वाइन इट, प्लीज़ ज्वाइन करो, मैं आपके ही बेहतर के लिए बोल रहा हूँ, है ना, आपके ही बेहतर के लिए मैं बोल रहा हूँ। देन ये थर्ड क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है। और देखो इसको मैं लॉजिक से कैसे सॉल्व करता हूँ, मैं किस तरीके से, मैं अभी एल यहाँ लगा देता हूँ, ठीक है। देखो किस तरीके से मैं लॉजिक से सॉल्व करता हूँ, बस ध्यान देना, और ये प्रेजेंस ऑफ माइंड आपको चाहिए, ठीक है। देखो कैसे, डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट, ठीक है, बोले तो ईडी, है ना, बहुत न्यूज़ में था, और लास्ट 2 बार से तो बहुत न्यूज़ में चल रहा है ईडी, है ना। खासकर ये सेलिब्रिटीज़ वाले केस में, रिया चक्रवर्ती वाला जो केस था, सुशांत सिंह राजपूत वाला, वहाँ पे ईडी बहुत ज़्यादा ऐसा न्यूज़ में था, अराउंड दी मनी वाला कुछ ऐसा, है ना, कुछ पैसे वैसे का मैटर था, तो इसलिए, ठीक है। तो ईडी बहुत सारा न्यूज़ में था लास्ट ईयर, है ना। तो ईडी, तो अभी देखो एक बहुत बढ़िया चीज़ मैं ये बताना चाहता हूँ आपको, यहाँ पे इस चीज़ को सीख के जाओ कि कभी भी 2 सिमिलर टाइप के स्टेटमेंट हो या 2 सिमिलर टाइप का फैक्ट हो, 2 अलग स्टेटमेंट में, कोई एक सही होगा एक गलत होगा, ये हमेशा ही होगा, ऑलवेज, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हो रहा है क्या, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ठीक है, यहाँ पे DRI और या DGS DM, क्या, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, है ना। इसमें से कोई एक ही सही होगा, ठीक है। ये 99% ऑफ द केसेस में होता है, ये कोई रैंडम ट्रिक नहीं है, बिल्कुल भी रैंडम नहीं है, बिल्कुल लॉजिकल बात मैं बोल रहा हूँ कि अगर एग्जामिनर कर रहा है ना ये काम, तो एग्जामिनर सिंपल क्या कर रहा है कि इसको कॉपी पेस्ट कर रहा है, इसको कॉपी पेस्ट कर रहा है, क्यों, अपने काम को आसान करने के लिए, खुद के काम को आसान करने के लिए, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, हमेशा ही एक स्टेटमेंट सही होगा। मैं आपको ये हर जगह दिखा दूंगा, 2021 के पेपर में भी, 24 में भी, 23 में भी दिखा दूंगा, मैं 17 में भी दिखा दूंगा, 18 में भी दिखा दूंगा, इवन मैं आपको 14-15 में भी दिखा दूंगा, ये सेम चीज़। दो सिमिलर स्टेटमेंट या 2 ऐसे स्टेटमेंट जिसमें सिमिलर फैक्ट्स होंगे, उसमें एक ही सही होगा हमेशा, ठीक है। एक ही सही होगा का मतलब क्या, तो ऑल 3 तो हटा दो पहले, और एक सही होगा ही होगा, तो नन भी हटा दो, ठीक है। तो इसमें से एक सही होगा, इतना तक तो आप पहुंच गए, मतलब आप क्या 50-50 तक
पहुंच गए। मतलब अब क्या, आपको इसको अटेम्प्ट करना ही करना है, यू हैव टू अटेम्प्ट इट एट एनी कॉस्ट। तो आपको पता है कि एक स्टेटमेंट सही है। अब इसको देखना है ईडी वाले को, क्या लिखा हुआ है, इन्फोर्समेंट सम ऑफ इट्स फंक्शन पूछ रहा है। तो इन्फोर्समेंट ऑफ द फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर एक्ट, इकोनॉमिक ऑफेंडर, आपको एक्ट का पता हो ना पता हो, बस आपको इतना पता है इकोनॉमिक ऑफेंडर मतलब क्या, हाँ भाई पैसे वैसे का मैटर रहता है। आपको इतना पता है ना ईडी का, बहुत बेसिक सोचो यार, बहुत बेसिक सोचो, ज़्यादा कुछ हाई फाई से नहीं सोचना। क्या इकोनॉमी का मैटर रहता है, इकोनॉमिक ऑफेंडर लिखा हुआ भाई पैसे वैसे का मैटर है, इकोनॉमिक ऑफेंडर एक्ट, ठीक है। इट वर्क्स अंडर इंटरनल सिक्योरिटी डिवीज़न 1 ऑफ होम मिनिस्ट्री। भाई मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में इंटरनल सिक्योरिटी में क्या काम है ईडी का, इंटरनल सिक्योरिटी में काम करे भाई, इट इज़ मैनेजिंग तो फिनेंसेस ना, इट इज़ मैनेजिंग तो फंड्स ना, समझ लो। इस तरीके से सोचा था एग्जाम में, आप बताओ, इस तरीके से यू हैव टू थिंक, और एग्जामिनर भी यही चाहता है आप इस तरीके से सोचो, जो सोच के जा रहा है वो सही करके आ रहा है, ठीक है। ऐसे सोचो कि यार ये इंटरनल सिक्योरिटी में, इंटरनल सिक्योरिटी डिवीज़न में ईडी क्या काम है, ये बताओ, वो भी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में, और इतना स्पेसिफिक किया हुआ है कि आप इसको पकड़ पाओ, इंटरनल सिक्योरिटी डिवीज़न 1, टू मच स्पेसिफिक, समझ रहे हो। ईडी किस में आना चाहिए, ईडी आना चाहिए डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू में, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस में ना, बिकॉज इट इज़ लाइक यहाँ पे लिखा भी हुआ है फंक्शन में इकोनॉमिक ऑफेंडर, तो इट विल वर्क अंडर क्या, रेवेन्यू मिनिस्ट्री, जैसे ये रेवेन्यू इंटेलिजेंस काम कर रहा है रेवेन्यू मिनिस्ट्री के अंडर में, इट इज़ अ करेक्ट स्टेटमेंट। तो उस तरीके से इंटरनल सिक्योरिटी डिवीज़न में क्या काम है भाई ईडी का, ये बताओ, नहीं है ना, तो इट्स अ रॉन्ग स्टेटमेंट एंड द आंसर इज़ ओनली 1, ठीक है। ये वाला आंसर है सेकंड वाला, ठीक है। थर्ड वाला भी गलत है, ये टैक्सेस एक्स की बात है, टैक्स एक्स की बात करते क्या, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है ना, CBIT, ओके। देन 5th क्वेश्चन देखो, एक बार पहले इस पर मार्क करते हैं, लॉजिक है ना, लॉजिक मार्क्ड है। देन 4th क्वेश्चन, सॉरी, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मैंडेट्स ऑल द लिस्टेड कंपनीज। पहली बात एक चीज़ मैं बताता हूँ, ये ऑल और एनी को देख करके तुरंत ऐसा क्रॉस मत मार्क कर दो कि हाँ भाई ये एक्सट्रीम ही है, स्टेटमेंट गलत ही होगा, ऐसा नहीं है। पढ़ो क्वेश्चन को, उसके बाद ही आगे बढ़ो। मैं आपको एग्जांपल्स दूंगा, उसी लिए मैं बोल रहा हूँ एंड तक वीडियो को देखना, ठीक है। पूरा अच्छे से एनालिसिस करूँगा। ये एनालिसिस आपके एग्जाम के लिए, प्रीलिम्स एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हो तो इस चीज़ को मैं बता दे रहा हूँ, तो गोल्ड माइन है ये वीडियो। इसको मिस कर रहे हो मतलब आप बहुत कुछ मिस कर रहे हो फिर, ठीक है। इट इज़ नॉट जस्ट एन अनदर वीडियो ऑन 2025 का एनालिसिस, ये कुछ डिफरेंट है, ठीक है। अब इसको कॉपी करिए कोई और 4 लोग बना दे वीडियोस, तो उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। बट ये है कुछ अलग, तो ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना, बहुत क्वालिटी बता रहा हूँ मैं, कुछ बहुत क्वालिटी, बहुत स्टैंडर्ड चीज़ें बता रहा हूँ, ध्यान से समझो, ठीक है। तो मैंडेट्स ऑल द लिस्टेड कंपनीज इन इंडिया टू सबमिट अ बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट, BRSR जो है सबमिट करने की बात करती है सारे ही लिस्टेड कंपनीज़ को। मतलब RBI इंडिया में सारे ही लिस्टेड कंपनीज़ को मैंडेट करती है कि BRSR जो है सबमिट करो, ठीक है। इट्स अ एक्सट्रीम थिंग टू से, एक्सट्रीम है ये बात कहना, ठीक है। इतने सारे लिस्टेड कंपनीज है, सारे ही लिस्टेड कंपनीज भाई BRSR सबमिट करो, ठीक है। बहुत एक्सट्रीम बात है ये कहना। देन इन इंडिया अ कंपनी सबमिटिंग अ BRSR मेक्स डिस्क्लोजर इन द रिपोर्ट दैट आर लार्जली नॉन फाइनेंशियल इन नेचर, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट एक बहुत ही जेनेरिक सा स्टेटमेंट है, जेनेरिक सा स्टेटमेंट है। कैसे, लार्जली नॉन फाइनेंशियल इन नेचर, लार्जली का मतलब क्या, मोस्टली, भाई मोस्टली नॉन फाइनेंशियल इन नेचर है BRSR, ठीक है। ऐसा नहीं बोला लाइक देयर इज सम एक्सेप्शन, ऐसा नहीं बोला सारे ही, देयर इज सम एक्सेप्शन। तो इट्स अ जेनेरिक सा स्टेटमेंट, और ऐसे स्टेटमेंट हमेशा ही सही होते हैं। जो जेनेरिक स्टेटमेंट, जनरल स्टेटमेंट होते हैं, हमेशा ही सही होते हैं। बट पहला स्टेटमेंट क्या है, बहुत ही एक्सट्रीम स्टेटमेंट है। क्या, कि सारे ही लिस्टेड कंपनीज को मैंडेट कर देना कि भाई आप BRSR सबमिट करो, ये बहुत एक्सट्रीम थिंग टू से, ठीक है। एंड इट्स अ रॉन्ग स्टेटमेंट। एक्सट्रीम स्टेटमेंट हमेशा ही एक गलत स्टेटमेंट होता है, ठीक है। इट्स अ रॉन्ग थिंग टू से। मैंने उसे बोला हमेशा अंडरलाइन करो, हाईलाइट करो, हमेशा इसको क्या करो, हाईलाइट करो। देखो मैंने लार्जली को हाईलाइट करा, ऑल को हाईलाइट करा, और मेरी आदत बन चुकी है ये, ठीक है। मेरे को सोचना ही नहीं पड़ता ये अंडरलाइन और हाईलाइट करने से पहले। तो जब भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर के बैठो, हाईलाइट करो ज़रूर से। कैसे सॉल्व किया, लॉजिक पे। नहीं पता है मेरे को BRSR क्या होता है, नहीं पता है मेरे को इसके बारे में, मैंने कोई ऐसा एक्ट वैक्ट नहीं पढ़ा RBI का, बट स्टिल मैंने सॉल्व कर लिया इसको। कैसे, अपने लॉजिक पे, ठीक है। और ये कैसे होता है, ये प्रैक्टिस से होता है, यू हैव टू डू प्रैक्टिस। चलो आ जाओ 5th क्वेश्चन, ये भी बड़ा मज़ेदार सा क्वेश्चन है।
In India, income from allied agricultural activities like poultry farming and wool rearing in rural areas exempted from any tax. ठीक है, सारी टैक्सेस से एग्जाम्प्ट है करके. स्टेटमेंट 2 क्या बोलता? इन इंडिया रूरल एग्रीकल्चर लैंड इज नॉट कंसिडर्ड अ कैपिटल एसेट अंडर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961. ठीक है, चलो ठीक है. सेकेंड स्टेटमेंट देखते हैं, पहला स्टेटमेंट पहले देखते हैं. क्या बोलता कि अलाइड एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़, भाई इतनी सारी अलाइड एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ है कि पूछो ही मत, इतने सारे, बहुत सारे. ठीक है, लाइक पोल्ट्री फार्मिंग एंड वुल रेयरिंग, एग्जाम्पल दे रखा है पोल्ट्री फार्मिंग का और वुल रेयरिंग का इन रूरल एरियाज, एग्जेम्प्ट फ्रॉम एनी टैक्स. तुम सोचो यार, इतने बड़े बड़े फार्मर्स हैं, इतने बड़े बड़े फार्मर्स हैं, इतने पैसे कमा रहे, करोड़ों रुपए कमा रहे कितने फार्मर्स तो. ठीक है, और दे आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम एनी टैक्स, कोई टैक्स ही नहीं भरे, वो पॉसिबल है? इस तरीके से सोचो तो बहुत एक्सट्रीम चीज़ है ये कहना कि भाई हम उनको एग्जेम्प्ट ही कर देंगे सारे टैक्सेस से. ठीक है, वो भी क्या बहुत जेनरिक दे रखा है क्या, अलाइड एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़, मतलब इतने सारे अलाइड एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ है और सारे को ही आप एग्जेम्प्ट कर दो टैक्स से. इज़ इट पॉसिबल? नॉट पॉसिबल एट ऑल ना. इस तरीके से यू हैव टू थिंक. तो ऐसे क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं. कैसे? देखो, स्टेटमेंट 1 क्या है, गलत है. अब स्टेटमेंट 1 गलत हो गया तो आपको ऑप्शन ही ऐसे दिखेंगे यहाँ पे. तो स्टेटमेंट 1 इज़ नॉट करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज़ करेक्ट. मतलब इन दोनों में से कोई एक ही सही होगा, दोनों को भी गलत नहीं हो ही नहीं सकते इसमें. ठीक है, तो इस तरीके से तो स्टेटमेंट 1 अगर सही नहीं है तो स्टेटमेंट 2 इज़ करेक्ट. ठीक है, इस तरीके से यू हैव टू सॉल्व इट. ठीक है, तो ये भी हमने कैसे करा, लॉजिक पे करा. देन 6th नंबर क्वेश्चन देखो, इंडिया हैज़ ज्वाइंड द मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप एज अ मेंबर. हो सकता है किया होगा, मे बी, आई डोंट नो. ठीक है, देन इंडिया इज़ अ रिसोर्स रिच कंट्री इन ऑल द 30 क्रिटिकल मिनरल्स दैट इट हैज़ आइडेंटिफाइड. अब मैं यहीं रुकूंगा. ठीक है, और यहाँ मैं सोचूंगा, क्या सोचो, रिसोर्स रिच है सारे ही 30 क्रिटिकल मिनरल्स में. पहले तो नाम ही क्रिटिकल है. क्रिटिकल का मतलब क्या होता है, रेयर है, क्रिटिकल है. ठीक है, नॉट ईजी टू फाइंड, इतना इजी नहीं है, बहुत रेयर है. और इंडिया उसमें भी रिसोर्स रिच है, और वो भी सारे ही में, ऑल दी 30, जितने 30 क्रिटिकल मिनरल है उस सब में इंडिया रिसोर्स रिच है. अरे बाप रे, कैसे पॉसिबल है? इज़ इट पॉसिबल? लाइक बहुत ही लाइक वीक सा स्टेटमेंट है ये. समझ लो, इंडिया अगर सब में रिसोर्स रिच होता है, इंडिया कहाँ होता है भाई? ठीक है, अलग लेवल पे होता है इंडिया तो फिर, है ना. तो इंडिया इज़ नॉट रिसोर्स रिच, वो भी सारे ही क्रिटिकल मिनरल्स में कह देना. सम ऑफ द क्रिटिकल मिनरल्स बोलते हैं, चलो कहता भी, ऑल द 30 क्रिटिकल मिनरल्स. इज़ इट पॉसिबल एट ऑल? खुद से सोचो, है ना. तो सिंपल लॉजिक लगाओ, सेकेंड स्टेटमेंट को एलिमिनेट कर दो. ठीक है, एंड यू विल रीच द आंसर. 1 and 3 इज द आंसर. ठीक है, आगे पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है. और एग्जामिनर यही चाहता था कि आप स्टेटमेंट को पकड़ पाओ, तो अपने लॉजिक पे इसको भी सॉल्व कर दिया. ओके, इस पूरे पेज में हमने 5 क्वेश्चंस जो हैं वो डायरेक्टली लॉजिक पे सॉल्व किए, और एक क्वेश्चन में हमने लॉजिक प्लस नॉलेज दोनों को यूज़ किया. ओके, देन क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, स्टेटमेंट 1, एज रिगार्ड्स रिटर्न्स फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट इन अ कंपनी जनरली बॉन्ड होल्डर्स आर कंसिडर टू बी रिलेटिवली एट लोअर रिस्क दैन स्टॉक होल्डर्स. ठीक है, बॉन्ड होल्डर्स क्या होते हैं, रिलेटिवली लोअर रिस्क पे होता है, कम रिस्क होता है स्टॉक होल्डर से. ठीक है, अब आपको कुछ नहीं करना है. यहाँ पे जैसे 3 स्टेटमेंट्स हैं ना, तो अब ये एक्सप्लेन कर रहा है या नहीं ये कैसे पता लगेगा, तो यू हैव टू जस्ट पिक बिकॉज, है ना, बिकॉज बस बीच में लगा दो. बिकॉज बॉन्ड होल्डर्स आर लेंडर टू अ कंपनी वेयर एज स्टॉक होल्डर आर इट्स ओनर. ठीक है, स्टॉक होल्डर क्या होते हैं, ओनर होते हैं. बॉन्ड होल्डर क्या होता है, लेंडर होते हैं. अब आप खुद सोच करके बताओ, एक किसी कंपनी में एक लेंडर ज़्यादा रिस्क पे होता है या उसका ओनर? ऑब्वियसली ओनर, है ना. ओनर ही सबसे ज़्यादा रिस्क सहता है ना किसी बिजनेस में. लेंडर कैसे सहेगा? मान लो एक लेंडर ने 10 लाख रुपए लेंड किए हुए, 10 लाख रुपए दे रखे हैं, या चलो 5 लाख रुपए दे रखे हैं, कम से कम दे रखे हैं, 5 लाख दे रखे हैं, उसका तो 5 लाख डूबा. बट जो एक कंपनी ओनर है उसका तो सब कुछ ही डूब गया ना, अगर लॉस होता है तो, डिसोल्यूशन होता है तो सबसे ज़्यादा रिस्क में कौन है? हमेशा स्टॉक होल्डर. क्यों? स्टॉक होल्डर एक ओनर है कंपनी का. अब स्टॉक होल्डर ओनर है, बॉन्ड होल्डर लेंडर है, इसके लिए आपको एक बेसिक सी नॉलेज होनी चाहिए कि स्टॉक होल्डर इज़ द ओनर ऑफ द कंपनी. और ये बहुत बेसिक सी नॉलेज है, इसके लिए आपको बिल्कुल रमेश सिंह पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, 2000 पढ़ने की कोई बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन बहुत ऐसे लोग हैं
लाइक पीपल आर डिस्ट्रीब्यूटिंग 1500 to 2000 पेजेस का नोट्स जस्ट फॉर इकोनॉमी, इसके लिए ये देखो ये पूछ रहे हैं सिंपल सा, कहीं भी किसी बुक में सिंपल सी 300-400 पन्ने की कोई भी बुक हो वहाँ मिल जाएगा ये, ठीक है। और प्रेडिक्ट में हो तो मैं पढ़ाऊँगा ये सारी चीज़ें, ठीक है। और इतने क्रिस्प तरीके से पढ़ाऊँगा ना, इतने क्रिस्प तरीके से पढ़ाऊँगा ना, और इतने ढंग से पढ़ाऊँगा ना कि आप भूल नहीं पाओगे, ठीक है। इतने ढंग से पढ़ाऊँगा मैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपको बेसिक नॉलेज चाहिए, ठीक है। और प्लस लॉजिक, क्या लॉजिक कि भाई स्टॉक होल्डर इज़ ओनर, और ओनर ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा रिस्क में रहेगा, और बॉन्ड होल्डर क्या कम रिस्क में रहेंगे, क्यों दे आर लेंडर्स। तो यहाँ पे तो ये स्टेटमेंट एक भाई वेरीफाई होता है, करेक्ट होता है। देन फॉर रीपेमेंट पर्पज बॉन्ड होल्डर्स आर प्रायोरिटाइज ओवर दी स्टॉक होल्डर्स बाय अ कंपनी। अब इससे और ज़्यादा प्रूफ हो जाता है भाई बॉन्ड होल्डर्स क्यों कम रिस्क पे रहेंगे, क्यों, क्योंकि जब रीपेमेंट की बात होगी तो बॉन्ड होल्डर को प्रायोरिटाइज किया जा रहा है। जब कोई भी रीपेमेंट होगा, पैसे का रीपेमेंट होगा, तो स्टॉक होल्डर से पहले बॉन्ड होल्डर को देंगे। तो बॉन्ड होल्डर को देंगे तो ऑब्वियसली है ना कि बॉन्ड होल्डर्स के पास क्या है, रिस्क कम है, क्योंकि उसको तो पैसा मिल जा रहा है उसका, समझ रहे हो। उसने भाई पैसा दिया, उसको तो पैसा मिल गया वापस, समझे क्या। तो उसको क्या प्रायोरिटाइज किया गया। तो जब उसको पैसा मिल ही गया तो क्या है, ऑब्वियसली वो कम रिस्क पे रादर देन ओवर स्टॉक होल्डर्स, क्योंकि स्टॉक होल्डर्स आर ओनर, ठीक है। तो सिंपल लॉजिक पे भी आपने इसको सॉल्व कर लिया। आपको क्या पता होना चाहिए था, बॉन्ड होल्डर्स कौन है, स्टॉक होल्डर्स कौन है, सिंपली नहीं भी पता होता तब भी आप कर लेते इसको, क्योंकि स्टेटमेंट्स ही सब कुछ ही बयां कर देता है, कर दे रहा है, ठीक है। एंड द आंसर इज बोथ स्टेटमेंट 2 and 3 आर करेक्ट एंड बोथ ऑफ देम एक्सप्लेन स्टेटमेंट 1। मेरे को लगता है बहुत आसानी से आप समझ गए होगे, ज़्यादा कोई मुश्किल हुआ नहीं होगा। और इकोनॉमी का क्वेश्चन है जिसमें सबसे ज़्यादा भटकते हो, जिसमें सबसे ज़्यादा आप घबराते हो, और उसको मैंने आपको ईजिली सॉल्व करके दिखाया, ठीक है। तो इस तरीके से ही यू हैव टू डू इट। देन 8th है ना, ये भी एक अच्छा सा क्वेश्चन है। इसमें देखना जो मैं भी बता रहा था ना इसके पहले कि ऑल और एनी को देख करके आप ऐसा वो मत हो जाया करो ना। तो यहाँ से आपको इस वीडियो का स्टैंडर्ड पता लगेगा, ठीक है, कि इट इज़ नॉट जस्ट अ रैंडम वीडियो, ठीक है। देखो ध्यान से, इंडिया अकाउंट्स फॉर अ वेरी लार्ज पोर्शन ऑफ ऑल इक्विटी ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रेडेड ग्लोबली दस एग्जिबिटिंग ग्रेट बूम, ठीक है। तो इंडिया क्या है, इंडिया के पास एक बहुत लार्ज पोर्शन है सारे ही इक्विटी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स का, ठीक है। इस तरीके से ये बोल रहा है। देन इंडियन स्टॉक मार्केट हैज़ ग्रोन रैपिडली, ठीक है। इंडियन स्टॉक मार्केट बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है इन द रिसेंट पास्ट, इवन ओवरटेकिंग, मतलब अब ओवरटेकिंग करने वाला है किसको, हांगकांग को कुछ टाइम में कर देगा। तो क्या लिखा हुआ है, सम पॉइंट ऑफ टाइम, एट सम पॉइंट ऑफ टाइम जो कर देगा। तो सम पॉइंट ऑफ टाइम इज़ नॉट डिफाइंड, यहाँ पे डिफाइंड नहीं है सम पॉइंट ऑफ टाइम कि भाई इतने टाइम पे ही कर देगा। ऐसा नहीं लिख रहा है कि 2 साल में कर देगा, 1 साल में कर देगा, 6 महीने में कर देगा, 5 दिन में कर देगा, नहीं। क्या लिखा हुआ है, सम पॉइंट ऑफ टाइम। सम पॉइंट ऑफ टाइम डिफाइंड नहीं है, मतलब एक जेनेरिक सी बात कह रहा है। हांगकांग छोटा सा देश है, इंडिया बहुत बड़ा सा देश है, ठीक है। तो कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता है, ठीक है। इट इज़ पॉसिबल, हाँ इट इज़ पॉसिबल। देन 3rd स्टेटमेंट पढ़ो, देयर इज़ नो रेगुलेटरी बॉडी इधर टू वार्न स्मॉल इन्वेस्टर अबाउट द रिस्क ऑफ ऑप्शन ट्रेडिंग और टू एक्ट ऑन अनरजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर इन दिस रिगार्ड। मतलब कोई रेगुलेटरी बॉडी है ही नहीं किसी के लिए स्मॉल इन्वेस्टर्स को ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए वार्न करने, या किसी अनरजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र को इस बारे में बताने के लिए, अनरजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र को कि एक्ट को, है ना, मैनेज करने के लिए, देखने के लिए कोई रेगुलेटरी बॉडी इंडिया में है ही नहीं। तो सेबी किस काम की है फिर, इतनी बड़ी बॉडी किस काम की है। कितनी एक्सट्रीम बात है क्या ना, कि जहाँ पे इतनी ट्रेडिंग हो रही है, इतना बड़ा देश, ठीक है, इतनी सारी चीज़ चल रही है, और स्मॉल इन्वेस्टर्स को देखने के लिए और अनरजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र को देखने के लिए कोई बॉडी नहीं। भाई अगर ऐसा ना हो ना तो फिर तुम सोचो कितना बड़ा स्कैम हो जाए, फिर कितने बड़े स्कैम हो जाए, समझ लो। तो इट्स अ वीक थिंग टू से कि कोई रेगुलेटरी बॉडी है ही नहीं, कोई रेगुलेशन है ही नहीं, समझ लो, कोई रेगुलेशन है ही नहीं, एंड इट्स एन एक्सट्रीम स्टेटमेंट। तो 3rd इज़ रॉन्ग एंड 1 and 2 इज़ द आंसर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ऑल लिखा हुआ था बट इसको सही और स्टेटमेंट निकला, क्यों, क्योंकि एक्सट्रीम कैसे समझा जाता है, तो एक्सट्रीम ऑल और एनी देख के नहीं समझते, क्वेश्चन के नेचर को समझो, क्वेश्चन को समझो, ठीक है। क्या है ये एक्सट्रीम, कितना एक्सट्रीम बात है ये कहना, ठीक है। आपको एग्जामिनर यही दिखाना चाहता था, आप इस चीज़ को पकड़ पाओ, ठीक है। दिस इज़ एन एक्सट्रीम स्टेटमेंट, ये होता है एक्सट्रीम, इस तरीके से होता है। ये कैसे आता है, प्रैक्टिस करो, ठीक है। अब आपको लॉजिक समझ आ रहा होगा ना, जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, कितना लाइक आपको लग रहा होगा ना कि हाँ भाई दिस इज़ द थिंग, ठीक है।
और अब कितने लोग ऐसे ही बोलते हैं कि भाई सर ये हाइंडसाइट लॉजिक है, एग्ज़ाम में वर्क नहीं करता, एग्ज़ाम में समझ नहीं आता, बाद में करना ईजी है, ये सारी चीज़ें। भाई अगर आप नहीं कर पा रहे हो ना, मतलब इट्स योर फॉल्ट कि आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। आप पैनिक कर जा रहे हो मतलब प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो ढंग से, ये आपकी इशू है, उसको ठीक करो, अपने प्रैक्टिस को करो, ठीक है। क्योंकि आपके साथ के ही लोग हैं जो यही करके एग्ज़ाम क्लियर कर रहे हैं। अगर आपको ये नहीं आता, ये आपको लॉजिक नहीं आता, आपको नॉलेज नहीं है, बेसिक नॉलेज, नहीं कर पाओगे एग्ज़ाम क्लियर, ठीक है। आपको ये होना ज़रूरी है एंड इट इज़ नॉट हाइंडसेट। अगर आपका माइंड काम है तो आप कर लोगे, बट यू हैव टू गो विद दी काम माइंड सेट। देन क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 देखो, सर्कुलर इकोनॉमी। पहली बात तो देखो, आपको सर्कुलर इकोनॉमी का मतलब पता होना चाहिए। सर्कुलर इकोनॉमी बहुत बेसिक सा मीनिंग है, रीयूज़ करना, किसी भी चीज़ को रिसाइकिल करना, है ना, उसको क्या बोलते हैं, सर्कुलर इकोनॉमी बोलते हैं। किसी भी चीज़ को रीयूज़ करो, रिसाइकिल करो, है ना, वेस्ट को अच्छे से डिज़ाइन करो, ठीक है, ताकि वो रीयूज़ हो पाए, रिसाइकिल हो पाए, तो उसको सर्कुलर इकोनॉमी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या लगा आपका एक बेसिक सा नॉलेज, सर्कुलर इकोनॉमी क्या होता है। और फिर से मैं कहूँगा क्या, बहुत बेसिक है ये नॉलेज, आपको हर जगह मिल जाएगा ये नॉलेज, ठीक है। तो सर्कुलर इकोनॉमी। अब एक और तरीका, आगे बढ़ो। सर्कुलर इकोनॉमी रिड्यूसेस द इमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज। रिड्यूस करता है क्या, ग्रीन हाउस गैसेज का इमिशन। ये क्या है, एक पॉजिटिव सा स्टेटमेंट है, एक अच्छा स्टेटमेंट है क्या, कि भाई ग्रीन हाउस गैसेज जो है सर्कुलर इकोनॉमी से कम होती है। ऑब्वियसली होती है, किसी चीज़ को आप रीयूज़ कर रहे हो, रिसाइकिल कर रहे हो, तो कम होगी, है ना। देन सर्कुलर इकोनॉमी रिड्यूसेस द यूज़ ऑफ रॉ मटेरियल एज इनपुट, ठीक है। रॉ मटेरियल को क्या करेगा, उसके इनपुट को रिड्यूस करेगा, क्योंकि भाई रिसाइकलिंग हो रही है ना बार बार चीज़ों की, तो क्यों बार बार रॉ मटेरियल उठा के लाना, ठीक है। तो इट्स अ पॉजिटिव थिंग टू से, सही बात है, अच्छी चीज़ है ना। और इसकी वजह से ग्रीन हाउसेज गैस कम हो रहा है, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल अच्छी चीज़ है। बीच में बस मैंने क्या बोला, बिकॉज लगा दो, ठीक है, ठीक है। ग्रीन हाउस गैसेज बिकॉज सर्कुलर इकोनॉमी रिड्यूसेस द यूजेज ऑफ रॉ मटेरियल एज इनपुट, ठीक है, रिसाइकिल हो रहा है, रीयूज हो रहा है। देन थर्ड, सर्कुलर इकोनॉमी रिड्यूसेस वेस्टेज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। प्रोडक्शन प्रोसेस में क्या वेस्टेज को कम कर रहा है, वेस्टेज को कम कर रहा है, ये पॉजिटिव चीज़ है, अच्छी चीज़ है। पॉजिटिव चीज़ का मतलब क्या, सुन के आपको अच्छा लग रहा है ना भाई, कि भाई रिड्यूस हो रहा है, वेस्टेज कम हो रहा है इस प्रोसेस में, ठीक है। तो इट्स अ पॉजिटिव थिंग टू से, मतलब क्या, सारे ही ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। एंड बोथ स्टेटमेंट 2 and 3 आर करेक्ट एंड बोथ ऑफ देम एक्सप्लेनिंग स्टेटमेंट 1 क्या, कि सर्कुलर इकोनॉमी इज रिड्यूसिंग द इमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, ठीक है। तो यहाँ क्या क्या लगा, यहाँ नॉलेज भी लगा प्लस आपका लॉजिक भी लगा, ओके। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कैपिटल रिसीट्स क्रिएट अ लाइबिलिटी और कॉजेज अ रिडक्शन इन द एसेट ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। अब इसके लिए आपको कैपिटल रिसीट का मतलब पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ नॉलेज लगेगा पहले तो, ठीक है, यहाँ नॉलेज का होना ज़रूरी है। अगर आपको नहीं पता कैपिटल रिसीट का मतलब, तो यू आर लैगिंग हियर। तो पहली बात, कैपिटल रिसीट के बारे में को पता कहाँ से पता चलेगा, कौन से सोर्स से पता चलेगा, मैं आपको बता दूँ, किसी भी सोर्स से पता लग जाएगा, ठीक है। किसी भी बेसिक सोर्स में कैपिटल रिसीट के बारे में गिवन है, आपको कोई भी अलग से मोटी मोटी बुक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं। मैं देखो बहुत खिलाफ हूँ मोटी बुक्स के, ठीक है। यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक, बहुत स्पेसिफिक रहना है आपको अपने प्रिपरेशन में, ठीक है। बहुत क्रिस्प रहना है, बहुत टू द पॉइंट रहना है, ठीक है। ऐसा ही प्रिपरेशन है ये, कोई मोटी मोटी बुक्स पढ़ने की, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं। आप देखो यार, इतने सारे क्वेश्चन हम कर रहे हैं, आपको लगा क्या कोई भी क्वेश्चन में कि हाँ बहुत सारी बुक्स पढ़ने की ज़रूरत है, या कोई बहुत सारा इन्फॉर्मेशन है, बहुत सारा नॉलेज चाहिए कहीं से, सिर्फ नॉलेज और लॉजिक पे कर रहे हैं ना। मैं आपको लॉजिक भी दे रहा हूँ ना, समझ लो इस चीज़ को, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो कैपिटल रिसीट क्या, क्रिएट अ लाइबिलिटी, ठीक है, और कॉज अ रिडक्शन इन द एसेट ऑफ द गवर्नमेंट, है ना। तो एग्जैक्टली अब इसको तोड़ के मैं आपको बताता हूँ कैपिटल रिसीट क्या होता है, ठीक है। रिसीट का मतलब क्या होता है, लेना, रिसीव करना। रिसीव का मतलब क्या हुआ, रिसीट का मतलब क्या हुआ, रिसीव करना। कैपिटल का मतलब क्या हुआ, लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए रिसीव करना, ठीक है। तो अब कब रिसीविंग कब होता है, किसी चीज़ को आप रिसीव कर कब करोगे, या तो आप किसी से लोन लोगे, तो लोन लोगे तो फिर पैसा आएगा आपके पास, आप उस चीज़ को रिसीव करोगे, या तो आप अपने एसेट को बेचोगे फिर पैसा आएगा, तो उस चीज़ को रिसीव करोगे, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड व्हाट, दिस इज कॉल्ड द कैपिटल रिसीट, ठीक है। तो जब कैपिटल रिसीट होता है तो या तो क्या होगा कि आपको लाइबिलिटी आपकी बढ़ेगी, इट क्रिएट्स लाइबिलिटी, क्यों, क्योंकि आप बोरिंग्स कर रहे हो, बोरिंग्स कर रहे हो तो भाई ऑब्वियसली लाइबिलिटी बढ़ेगी। देखो नीचे इसका एग्जाम्पल भी दे रखा है इन्होंने, ठीक है, इन्होंने यही करा है क्या, कि नीचे इसी का ही एग्जाम्पल दे रखा है। देन क्या, या कॉज अ रिडक्शन इन दी एसेट, एसेट में रिडक्शन कैसे होगा भाई, डिसइन्वेस्टमेंट यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है कि भाई अपनी इंटरप्राइज को गवर्नमेंट अगर बेचेगी तो उसके बदले पैसा मिलेगा, तो ऑब्वियसली एसेट कम होगा,
एसेट कम होगा ना भाई, एसेट गिर जाएगा, एसेट कम हो जाएगा, ठीक है। और कैपिटल रिसीट में तुम्हारी क्या होती है कि लाइबिलिटी बढ़ती है और एसेट कम होता है। एंड यहाँ पे इनका ही एग्जाम्पल दे रखा है कि बोरोइंग एंड डिसइन्वेस्टमेंट आर कैपिटल रिसीट। ओके, सो दीज बोथ आर करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। तो सिर्फ आपको अगर कैपिटल रिसीट पता है तो आप इसको आराम से कर ले जाओगे, बहुत आराम से, ठीक है। देन इंटरेस्ट रिसीड ऑन लोन्स क्रिएट्स अ लाइबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, इंटरेस्ट, लोन पे अगर इंटरेस्ट मिलना, ये लाइबिलिटी कैसे हो सकता है? इट्स ए इनकम ऑफ द गवर्नमेंट, ये इनकम है, समझ लो, ये इंटरेस्ट मिला हुआ है, ये आपके लोन प्रिंसिपल के ऊपर की चीज़ है, समझ लो। आपने अगर 10,000 लोन दिया हुआ है किसी को, तो अगर आपको 11,000 मिल रहा है तो वो 1,000 आपका इनकम ही तो है ना, वो इंटरेस्ट जो है 1,000 वो क्या है, आपका इनकम है, ठीक है। तो इंटरेस्ट रिसीव ऑन लोन इज़ एन इनकम। लाइबिलिटी कैसे क्रिएट कर देगा ये, खुद सोचो, इज़ इट पॉसिबल? नहीं। तो 1 और 2 इज़ दी आंसर। चलो, एक ये चीज़ मैंने बताई, ये क्वेश्चन आपका नॉलेज से सॉल्व होगा, ठीक है, बेसिक नॉलेज चाहिए। एक ये चीज़, दूसरी चीज़ में एक और आपको बताता हूँ, बढ़िया चीज़ मैं बताता हूँ। कभी भी इकोनॉमी जैसे सब्जेक्ट्स में, मैं साइंस एंड टेक की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एनवायरनमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, साइंस एंड टेक और एनवायरनमेंट को हटा करके इकोनॉमी जैसे सब्जेक्ट्स में ऐसे ऐसे 3 ऑप्शंस दिखे ना कभी, तो समझना उसमें से 2 ऑप्शन ही सही होंगे, एक गलत होगा ही होगा, मोस्टली होता है यार। ये मैंने 98 to 99% ऑफ द, कहीं कहीं एक्सेप्शन होता है। तो एक्सेप्शंस की बात हम देखो इसलिए नहीं करेंगे ना, क्योंकि एक क्वेश्चन के लिए आप अपने बहुत सारे क्वेश्चंस गलत नहीं कर सकते, ठीक है। तो हमेशा अपने लॉजिक पे फेथ करो, लॉजिक पे भरोसा करो, ठीक है। वो भी देखो, एक्सेप्शंस हर जगह होते हैं, हो सकता है कोई एक्सेप्शन ऐसा निकल जाए जहाँ पे सारे सही हो, बट मोस्टली 2 ही सही होंगे। तो अपने लॉजिक पे हमेशा फेथ करो, एक को सही करने के चक्कर में 10 गलत करके मत आ जाओ, वरना आप नेगेटिव में चले जाओगे। इस चीज़ का ख्याल रखो, समझा ना। क्योंकि देखो यहाँ पे भी देखो 2 ऑप्शन सही थे, ऐसे ही मिलेंगे यार, 2 ऑप्शन आपको सही मिलेंगे, ठीक है। ऊपर भी मैं देख लेता हूँ एक बारी, देखो यहाँ पे भी देखो 2 ऑप्शन सही है ना। तो 2 ऑप्शन, ऐसा मैं बोल रहा हूँ 2, एक भी सही हो सकता है, बट तीनों कभी सही नहीं होंगे। देयर विल बी नेवर लाइक कि तीनों ऑप्शन सही हो, तीनों ऑप्शन कभी भी आपको सही नहीं मिलेंगे। इकोनॉमी जैसे सब्जेक्ट में या पॉलिटी जैसे सब्जेक्ट्स में भी तीनों ऑप्शन आपको कभी सही नहीं दिखेंगे। अब 11th नंबर क्वेश्चन देखो क्या, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट राजा राम मोहन रॉय, ठीक है। राजा राम मोहन रॉय के बारे में क्वेश्चन है। ही पजेस्ड ग्रेट लव एंड रेस्पेक्ट फॉर द ट्रेडिशनल फिलोसफिकल सिस्टम ऑफ द ईस्ट, ठीक है। बहुत जेनेरिक सा स्टेटमेंट है, बहुत नॉर्मल सा स्टेटमेंट है अबाउट द राजा राम मोहन राय, ठीक है। बहुत जेनेरिक, बहुत जनरल सा स्टेटमेंट है, बहुत जनरल सा। अगर आपको राजा राम मोहन राय के बारे में थोड़ा सा भी आइडिया है, थोड़ा सा भी पढ़ा है आपने, ठीक है, और मैं ये सोच के चल रहा हूँ कि अपने स्पेक्ट्रम कभी ना कभी देखा ही होगा, ठीक है, या थोड़ा सा भी पढ़ा भी है या पढ़ोगे आगे, ठीक है, तो आप जानोगे कि हाँ, इट्स अ वेरी नॉर्मल काइंड ऑफ स्टेटमेंट, बहुत जेनरिक सा स्टेटमेंट। और पहली चीज़, राजा राम मोहन रॉय वॉज अ ग्रेट पर्सनैलिटी एंड इट्स अ पॉजिटिव स्टेटमेंट अबाउट हिम, ठीक है। इट्स अ पॉजिटिव, इट्स अ गुड स्टेटमेंट अबाउट हिम, कोई ऐसा निगेटिव बात नहीं बोल रहे, है ना। तो जेनरिक से है, सही स्टेटमेंट हो सकता है। देन ही डिजायर्ड हिज कंट्रीमेन टू एक्सेप्ट द रैशनल एंड साइंटिफिक अप्रोच। एग्जैक्टली, रैशनल एंड साइंटिफिक अप्रोच तो हर जगह ही मेंशन्ड है, क्या कि ही वॉन्ट कि लोग जो है रैशनल साइंटिफिक अप्रोच को फॉलो करें एंड द प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन डिग्निटी एंड सोशल इक्वालिटी फॉर ऑल वीमेन एंड मैन। सारे मैन और वीमेन जो है तुम्हारी ह्यूमन डिग्निटी और सोशल इक्वालिटी को एक्सेप्ट करें, है ना। तो बहुत बेसिक सा स्टेटमेंट, नॉर्मल सा स्टेटमेंट है कि हाँ भाई सब लोग रैशनल हो, साइंटिफिक अप्रोच को फॉलो करें, ठीक है। तो सिंपल सा स्टेटमेंट है, बोथ 1 और 2 इज़ द आंसर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या, आपको बेसिक सी नॉलेज चाहिए अबाउट राजा राम मोहन राय, बहुत बेसिक सी नॉलेज, कुछ वैसा भी नहीं है कि आपको कुछ बहुत कुछ जानना है, बस एक बेसिक सी नॉलेज आपको स्पेक्ट्रम में डायरेक्टली दिख जाएगा यार, ठीक है, डायरेक्टली आपको दिख जाएगा, ओके। और जब आप प्रेडिक्ट में हो तो मैं आपको पढ़ाऊँगा, मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि आई विल टीच यू ऑल दिस। देन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद द रिगार्ड टू नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम। नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम की बात करें तो आपको मैं बताता हूँ, ये जो क्वेश्चन है ना, ये डायरेक्ट स्पेक्ट्रम से उठाया गया है, ठीक है, डायरेक्टली स्पेक्ट्रम से, ठीक है। और मैं उसी लिए जो प्रेडिक्ट का भी जो मैं स्टडी मटेरियल बना रहा हूँ ना, वो मैंने पूरा स्टैंडर्ड सोर्सेज को ही फॉलो किया है, मैं स्टैंडर्ड सोर्सेज से ही बना रहा हूँ, क्योंकि मेरे को पता है क्वेश्चन पूछेंगे तो स्टैंडर्ड सोर्सेज ही पूछेंगे। और मैं आपको ही बता रहा हूँ कि इवन यू आर एनरोल्ड और नॉट, आपको भी फॉलो करना है तो स्टैंडर्ड सोर्सेज ही करना है, ठीक है। किसी कोचिंग की बुकलेट पे या किसी पे ऐसे रिलाई मत करना, या तो ऐसी बुकलेट पे रिलाई करो जो स्टैंडर्ड सोर्सेज ही फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड सोर्सेज से हटके कुछ मत करना, क्योंकि स्पेक्ट्रम से डायरेक्ट क्वेश्चन है ये, मैं दिखा चुका हूँ पहले भी और मैं दिखा दूंगा बाद में भी कभी, ठीक है। जब हम मॉडर्न हिस्ट्री का लाइक शेड्यूल और सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे मैं आपको दिखा दूंगा ये स्पेक्ट्रम से डायरेक्ट क्वेश्चन है,
ठीक है। तो क्या है, बॉयकॉट ऑफ लो कोर्ट एंड फॉरेन क्लॉज, ठीक है, नॉन कॉपरेशन की बात है तो ऑब्वियसली बॉयकॉट और ये सारी चीज़ें चली रही थी, ठीक है। देन क्या, ऑब्जर्वेंस ऑफ स्ट्रिक्ट नॉन वायलेंस, ओके, आपको पता है नॉन वायलेंस था भाई, महात्मा गांधी का प्रोग्राम था ये, तो नॉन वायलेंस तो होगा ही होगा, ठीक है। अभी क्या है, एक क्वेश्चन, एक ये ऑप्शन क्या है, रिटेंशन ऑफ टाइटल्स एंड ऑनर्स विदाउट यूजिंग देम इन पब्लिक, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। ये क्या लिखा है, रिटेंशन ऑफ टाइम, मतलब टाइटल और ऑनर रख लिया बस, पब्लिक में नहीं यूज़ कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इट्स अ क्या, नेगेटिव सा स्टेटमेंट। क्यों रिटेन करेंगे भाई, पढ़ के नहीं लग रहा है कि वाई दे विल रिटर्न एंड विदाउट यूजिंग देम इन पब्लिक, है ना, और ऐड करके तो इसको और लाइक कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं स्टेटमेंट को, ठीक है। तो इट्स अ रॉन्ग स्टेटमेंट, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप टाइटल और ऑनर्स को रख लो और पब्लिक में यूज़ मत करो, ऐसा नहीं था, बल्कि दे गेव अप देयर टाइटल्स, दे गेव अप देयर ऑनर्स, समझ लो, ये सीन था। देन एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पंचायत फॉर सेटलिंग डिस्प्यूट, एग्जैक्टली, ठीक है। ये भी, ये तीनों पॉइंट आपको मैं स्पेक्ट्रम में दिखा दूंगा, डायरेक्ट वहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है भाई, ठीक है। मैं स्टैंडर्ड सोर्सेज की वैल्यू को आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है, उसको मत इग्नोर करना, मत इग्नोर करना। ऑल थ्री इज द आंसर, ओके। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, द इरिगेशन डिवाइस कॉल्ड अराघट्टा वॉज, ठीक है, ये क्वेश्चन 2025 का क्वेश्चन है, ओके। एंड द बेस्ट थिंग अबाउट दिस क्वेश्चन इज क्या, इट इज़ अ रिपीटेड क्वेश्चन, ओके। देखो ये 94 नंबर क्वेश्चन देखो, अराघट्टा, है ना, दिख रहा है ना, कि हिस्ट्री ऑफ मिडाइवल इंडिया, सॉरी अग्रहट्टा इसको बोलते हैं, अराघट्टा शायद ये गलत यहाँ मेंशन है ना, अग्रहट्टा शायद बोलते हैं ना। एंड द आंसर इज सी, वाटर व्हील यूज्ड इन द इरिगेशन ऑफ लैंड, ये इसका आंसर 2016 में एक क्वेश्चन पूछा हुआ था। एंड हेयर दे आस्क्ड द सेम क्वेश्चन इन 2025, इरिगेशन डिवाइस कॉल्ड अराघट्टा, अराघट्टा ही बोलते हैं ना, अराघट्टा वॉज, अराघट्टा ही बोलते हैं, अग्रहट्टा भी बोलते हैं, दोनों ही बोलते हैं, ठीक है, जो भी बोलते हो सेम ही है। तो अराघट्टा वॉज क्या है, तो अभी हमने देख लिया, अ लार्ज व्हील विद अर्दन पॉट, तो मतलब क्या क्वेश्चन रिपीट होते हैं। देखो तुम देखो 10 साल के बाद एक क्वेश्चन रिपीट हुआ 2025 में, तो क्वेश्चन इसलिए रिपीट होते हैं, इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन से पता लगता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कितने इंपॉर्टेंट हो। हर साल आपको 10 से 12 नंबर, 15 नंबर, 16 नंबर्स के क्वेश्चन जो है वो रिपीटेड मिलेंगे हर साल। उसीलिए मैं बोलता हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करो, बहुत ज़रूरी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करो, सब्जेक्ट वाइज भी करो, ईयर वाइज भी करो, ठीक है। देन हु अमंग द फॉलोइंग रूलर्स इन एंशिएंट इंडिया हैज़ अज्यूम्ड द टाइटल मत्त विलास, विचित्र चित्त एंड गुणाभर। पहले इसको हम लिख देते हैं, हम नॉलेज इसको नहीं लिखेंगे, हम इसको नॉलेज प्लस लॉजिक लिखेंगे, ठीक है। लॉजिक इसलिए क्योंकि पास्ट ईयर पेपर में है, नॉलेज इसलिए कि इसके बारे में पता होना चाहिए अगर पास्ट ईयर पेपर में था तो, ठीक है। इसको हम नॉलेज डालेंगे क्योंकि हिस्ट्री का क्वेश्चन है। देन मत्त विलास, विचित्र चित्त एंड गुणाभर। अब देखो ये आया क्वेश्चन, 13 क्वेश्चन करने के बाद में ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो क्वेश्चन आप बिना नॉलेज के कर ही नहीं सकते, और ये ऐसा नॉलेज है जो आप नॉर्मली इस चीज़ को गेन भी नहीं कर सकते, ये आपको हर जगह मिलेगा भी नहीं, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को क्या करते हैं, सिंपली आप इग्नोर करो। मैं आपको सजेस्ट करूँगा सच में, अगर ऐसा क्वेश्चन है तो आप डायरेक्टली इग्नोर करो, ठीक है, अनटिल अनलेस इट इज़ एन हाई यील्डिंग थीम, हाई यील्डिंग टॉपिक, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो देखो रूलर के जो नाम दिए हुए हैं, महेंद्र वर्मन, सिंह विष्णु, नरसिम्हा वर्मन, सिंह वर्मन, समझ लो, तो इट इज़ वेरी क्लोज ऑप्शन एज वेल। आप यहाँ बहुत कन्फ्यूज़ हो सकते हो, समझ लो। तो यहाँ तो आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है, और मैं आपको फिर से सजेस्ट करूँगा इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। पता है क्यों, अगर आपको नहीं आता तो किसी को भी नहीं आता, इस चीज़ को बहुत ध्यान में रखो, ठीक है। अगर आपको ये आ रहा है ना, तो एक चीज़ का इशू है कि आप इतना इन्फॉर्मेशन क्यों रिटेन कर रहे हो, इट इज़ नॉट नीडेड, है ना। तो छूट भी जाए, ऐसे क्वेश्चन छोड़ने वाले क्वेश्चन होते हैं। अभी और भी मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा ऐसे कि यू हैव टू लीव दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन, इसको कहते हैं क्या, कि इसको आप छोड़ना सीखो, है ना, इसको आपको छोड़ना सीखना होगा कि कौन से कैसे क्वेश्चन को आपको छोड़ने हैं, और ये ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं जो आपको छोड़ने होते हैं। इस पर आप ज़्यादा दिमाग नहीं लगा सकते, इस पर कोई लॉजिक नहीं लगता, और मोस्टली ये हिस्ट्री के ही क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। मोस्टली क्या होते हैं, हिस्ट्री के ही क्वेश्चन होते हैं। तो हिस्ट्री के क्वेश्चन में हमेशा अपनी इन्फॉर्मेशन को लिमिटेड रखो पहले तो, ठीक है, बिल्कुल ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो आपको नहीं आता इतना भरोसा रखो कि किसी को नहीं आता होगा, ठीक है, किसी को भी नहीं आता होगा, ओके, अंडरस्टूड। देन
ये देखो 15th क्वेश्चन, फाहिन द चाइनीज़ पिलग्रिम ट्रैवल टू इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ, कब आया था चाइनीज़ पिलग्रिम फाहिन? तो ये आया था चंद्रगुप्त टू के दौरान में, ठीक है। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने ये प्रेडिक्ट में कवर किया, ठीक है। मैंने क्या बोला यार, प्रेडिक्ट अगर नहीं ज्वाइन किया है तो ज्वाइन करो, इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग, इट इज़ वन ऑफ योर, इट विल बी वन ऑफ योर बेस्ट डिसीजन, मैं आपको बता रहा हूँ। ये देखो हमारी ये प्रेडिक्ट वाली बुकलेट है और देखो यहाँ इट इज़ मेंशन, फाहिन फर्स्ट चाइनीज बुद्धिस्ट ट्रैवलर विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग रेन ऑफ चंद्रगुप्त टू, क्या फू क्यू की बुक लिखा था। तो कि आपको यहाँ सारे इन्फॉर्मेशन मिलेंगे, देख लो बहुत छोटी सी बुक नहीं है, 3-4 पेजेस में लेकर पूरा गुप्ता पीरियड कवर करा है, केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और स्टैंडर्ड सोर्सेज, सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड स्टैंडर्ड सोर्सेज, दैट्स इट, ठीक है। और पढ़ाया तो इतने बढ़िया तरीके से कि आप भूल नहीं पाओगे, ठीक है, भूलोगे तो नहीं, इतनी तो मेरी गारंटी है। 16th क्वेश्चन भी कम्प्लीटली नॉलेज पे बेस्ड है, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, हु अमंग द फॉलोइंग लेड अ सक्सेसफुल मिलिट्री कैंपेन अगेंस्ट द किंगडम ऑफ श्री विजय, ठीक है, किंगडम ऑफ श्री विजय द पावरफुल मैरीटाइम स्टेट, ठीक है, विजयालय भी बोलते थे, विच रूल द मलाय पेनिनसुला, मलाय पेनिनसुला में, सुमात्रा में, जावा में एंड द नेबरिंग आइलैंड, ठीक है। तो किसने, हु लेड दी सक्सेसफुल मिलिट्री कैंपेन, ठीक है। अब एक मैं बात बताता हूँ, यहाँ पे देखो पास में ना, ये देखो चोला होयसाला काकतिया राष्ट्रकूटास भी लिखा हुआ है। पता है क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि आपका काम आसान हो, ठीक है। एग्जामिनर डू नॉट वांट कि आप एक एक रूलर के नाम को याद रखो, नहीं चाहता वो सिर्फ चाहते हैं कि अगर आप ये भी देख लो ना तो आप आराम से सॉल्व कर ले लोगे, बहुत आराम से, ठीक है। तो देखो चोलास का लोकेशन क्या था, नीचे वाला लोकेशन था, यहाँ पे थे चोलास, जैसे ये इंडिया है तो दिस वाज द चोला का लोकेशन, ठीक है। और सक्सेसफुल मिलिट्री कैंपेन कहाँ किया है ना, अगेंस्ट द किंगडम ऑफ श्री विजय, ठीक है। कहाँ मलाय पेनिनसुला, जावा, सुमात्रा, ये क्या है, जावा सुमात्रा तुम्हारे क्या है, नॉर्थ ईस्टर्न साउथ ईस्टर्न कंट्रीज़ है, एशियन कंट्रीज़ है, ठीक है। तो इनके लिए ज़्यादा ईजी होगा। राष्ट्रकूटास तो कहाँ थे, यहाँ पे थे राष्ट्रकूटास, है ना, काकाते यहाँ पे थे, इनके लिए ज़्यादा इजी होगा या इनके लिए ज़्यादा इजी होगा? ऑब्वियसली चोलास के लिए इजी होगा, तो उसी लिए साइड में दिया। चाहता तो वो नहीं भी देता, चाहता तो केवल रूलर के नाम दे करके छोड़ देता, बट ये साइड में ये देने का सेंस ही यही है कि आप इसको सही करके आओ, समझ लो। चोला केवल आपको लोकेशन पता है कि नहीं, बस एग्जामिनर आपको ये देखना चाहता है कि आपको चोलास का क्या सिर्फ और सिर्फ लोकेशन पता होना चाहिए। अगर आपको लोकेशन पता है तो आप बहुत ईजिली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाओगे, एंड द आंसर इज सी, समझा। इस तरीके से यू हैव टू थिंक द एग्जामिनेशन हॉल, ये कैसे आएगा, तो विद द प्रैक्टिस, है ना। मैंने क्या बोला, उसी लिए दिस वीडियो इज़ इम्पोर्टेंट, दिस वीडियो इज़ इम्पोर्टेंट, बार बार देखो, नहीं समझ आ रहा बार बार देखो। अब देखो सेम तरीके का क्वेश्चन ये भी है, 17 नंबर जो क्वेश्चन है ना, ये भी सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन ही है, कैसे, मैपिंग वाला, है ना। देखो अगर आपको लोकेशन नहीं पता है ना, आप आराम से कर लोगे। जैसे अस्माक, ठीक है, अस्माक, कंबोज, अवंती, कोसल, ठीक है। बस आपको लोकेशन याद रखना है कि लोकेशन कहाँ है, आप आराम से कर ले जाओगे, ठीक है। अस्माक, ठीक है। अगर आपको पता है गोदावरी की लोकेशन क्या है, गोदावरी क्या, सदर्न इंडिया में महाराष्ट्र होते हुए, है ना, वो गोदावरी की लोकेशन है ना। देन अगर आपको पता है सरयू की लोकेशन क्या है, सरयू की लोकेशन क्या है, नॉर्थ ईस्ट, बिहार वाला रीजन, ठीक है, बिहार वाला रीजन, यूपी वाला रीजन, ठीक है। दिस इज़ द लोकेशन ऑफ सरयू, ठीक है। महानदी की लोकेशन क्या है, महानदी उड़ीसा में बहती है, ठीक है। एंड अवंती क्या है, अवंती है सेंट्रल इंडिया में, ठीक है। वेट, देखो यहाँ पे मैंने बताया हुआ अच्छे से, देखो ये है, देखो अस्माक की लोकेशन, दिस देख लो सेंट्रल इंडिया में, है ना, ये अस्माक की लोकेशन है। फिर देखो ये है कोसल की लोकेशन, ये कोसल है, अयोध्या नीचे लिखा हुआ है। तो यहाँ से क्या सरयू निकलती है, आप लोकेशन बस देखो, लोकेशन समझो, आपका काम ऐसे ही हो जाएगा बहुत ईजिली, ठीक है। देखो कंबोज की लोकेशन क्या है, कंबोज की लोकेशन क्या है, बहुत ऊपर है, विपाशा तो बहुत नीचे से निकलती है, ठीक है। कंबोज यहाँ पे है गंधार के ऊपर, और विपाशा कहाँ निकलती है, विपाशा मतलब ब्यास नदी, है ना। विपाशा ब्यास कहाँ से निकलती है, तो पंजाब के साइड से, ठीक है। महानदी निकलती है उड़ीसा के साइड से, देखो अवंती की लोकेशन क्या है, यहाँ पे इतनी दूर, और यहाँ से निकलती है महानदी, अंग वाला साइड जो है, ठीक है, यहाँ से महानदी निकलती है, ठीक है। तो दिस इज़ द थिंग कि आपको लोकेशन और मैपिंग
ये क्लियर होना चाहिए, दैट्स इट। ओके, तो आपको अगर अस्माक और कौशल की अगर आपको लाइक आइडिया भी है ना अगर आपको लोकेशन का, तो आप आसानी से इसको सॉल्व कर ले जाओगे, बहुत आराम से सॉल्व कर लोगे, ठीक है। सो द आंसर इज ओनली 2। ओके, ओनली 2 इज़ द आंसर। पेयर 1 जो है वो सही है और पेयर 4 जो है वो सही है, ठीक है। अवंती तो भाई सेंट्रल इंडिया में मध्य प्रदेश में पड़ता है अवंती, कैपिटल इज उज्जैन, ठीक है। और महानदी कहाँ है, ये आपको उड़ीसा के साइड। विपाशा कहाँ है तुम्हारा, ये कंबोज कहाँ, गंधार के ऊपर पड़ता है, बहुत ऊपर है। विपास इज ब्यास नदी, विपास जो है विपास को ही ब्यास बोलते हैं। ये कहाँ पे आपको पता लगेगा, ये आपको ऋग्वेद में लिखा हुआ है, ठीक है। ये भी मैंने बता रखा, ठीक है। चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आपको हेल्प करेगा। देखो ये इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, ले लो, है ना। रिवर ड्यूरिंग ऋग्वेद, देखो ये तुम्हारा विपास, विपास को क्या ब्यास नदी बोलते हैं। ब्यास तो है ना पंजाब के साइड से निकलते हैं, हिमाचल पंजाब, है ना। तो दिस इज़ ब्यास विपास, है ना। आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। इससे क्वेश्चन आते हैं यार, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। इट विल हेल्प यू अलॉट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट गंधर्व महाविद्यालय a music training school was set up in 1901 by विष्णु दिगंबर पालुस्कर, ठीक है। अब देखो ऐसा क्वेश्चन है, अगर आपको नॉलेज तो ठीक है, नॉलेज तो ठीक है। वैसे ये डायरेक्टली तुम्हारा नितिन सिंघानिया से पूछा गया क्वेश्चन है। नितिन सिंघानिया इज अ स्टैंडर्ड सोर्स फॉर आर्ट एंड कल्चर, वहाँ से डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। अगर आपको पता है तो पता है, नहीं पता है तो कैसे सॉल्व करना है। तो देखो आप में इसको करना है ऑड वन आउट, OOT, इसको क्या मैं बोलता हूँ, OOT मेथड, ठीक है। मैं क्या करूँगा ना, जब आपका एग्जाम नज़दीक आने वाला होगा तो ये जितने भी मैं लॉजिकल रीजनिंग और सारी चीज़ें बता रहा हूँ, मैं इसका एक लिस्ट दे दूँगा आपको कि कौन कौन से लाइक रीजनिंग्स कैसे कैसे कहाँ कहाँ लगते हैं। तो मैं उसका आपको एक पूरा बुकलेट या लिस्ट टाइप का बना करके दे दूँगा, ठीक है। इट विल हेल्प यू अलॉट। तो अभी देखो क्या, दिल्ली, ग्वालियर, उज्जैन और लाहौर, ठीक है। अब OOT करो, OOT बोले तो क्या, ऑड वन आउट, ऑड वन आउट करो, ठीक है। इसमें से एक कोई ऑड है जो उसको निकालो, ऑड को चूज़ करोगे, कौन सा चूज़ करोगे। देखो दिल्ली इंडिया में है, ग्वालियर इंडिया में है, उज्जैन इंडिया में है, यहाँ लाहौर देने का कौन सा सीन है, क्या सेंस है लाहौर देने का, समझ लो। लाहौर तो पाकिस्तान में है ना, लाहौर तो पाकिस्तान में है ना, तो लाहौर देने का क्या सेंस है यहाँ पे। एंड लाहौर इज़ द आंसर, ठीक है। लाहौर ही आंसर है और ऐसा हमेशा होता है। मैं आपको दिखा दूंगा, मैं 2024 के पेपर में भी दिखा दूंगा, 23 में भी दिखा दूंगा। अगर आपको चाहिए 23-24 का भी एनालिसिस, ठीक है, तो प्लीज़ मेरे को कमेंट में बताना, मैं पक्का दूंगा। बट आपको बताना पड़ेगा यार कमेंट में, मैं बहुत सीरियसली बता रहा हूँ। यू हैव टू टेल मी इन कमेंट सेक्शन, मैं आपको दूंगा और मैं आपको दिखा दूंगा। ये OOT टेक्निक ना हर जगह मैं आपको दिखा दूंगा, बहुत जगह दिखा दूंगा, ठीक है। तो ये OOT ऐसे यूज़ होता है, ऑड वन आउट। लाहौर भाई का हमारा क्या है, ऑड है, तो इट इज़ द आंसर, ठीक है। बाकी ये डायरेक्टली नितिन सिंघानिया से पूछा है, बट एक एक यार इन्फॉर्मेशन आप रिटेन नहीं कर सकते। ये ऐसी इन्फॉर्मेशन है, छोटे छोटे इन्फॉर्मेशन थोड़ी ना रिटेन करने बैठोगे, याद करने बैठोगे। तो मैं आपको बता रहा हूँ भाई, ये चीज़ें यू वर्क करेंगे। देखो क्यों, गलत चीज़ें, गलत ऑप्शंस बनाना इज़ डिफ़िकल्ट, मैंने बोला ना। तो देखो एकदम ईजी से ऑप्शंस डाल रखे हैं, दिल्ली, ग्वालियर, उज्जैन। चाहते तो इस्लामाबाद भी डाल देते इसमें, नहीं डाला। तो दे वॉन्ट यू टू फाइंड इट आउट, ठीक है। वो नहीं चाहते आप भी, वो भी नहीं चाहते कि आप इसको बैठ करके मगअप करो, वो नहीं चाहते आप एक एक इन्फॉर्मेशन मगअप करो, ठीक है। ये स्टेट PCS का एग्ज़ाम नहीं है, ठीक है। तो लाहौर इज़ द आंसर, ठीक है। देन अशोका के डिस्क्रिप्शन में क्या मेंशन है, तो सजेस्ट दैट प्रदेशिका, राजुका एंड युक्ता वर इम्पॉर्टेंट ऑफिसर्स एट दी, ठीक है। प्रदेशिका, राजुका और युक्ता जो है वो कौन से लेवल पे ऑफिसर्स है, तो दे आर गुड ऑफिसर्स एट डिस्ट्रिक्ट लेवल एडमिनिस्ट्रेशन। इसके लिए आपको क्या चाहिए, नॉलेज चाहिए। देखो ये हमने क्या किया, लॉजिक से सॉल्व किया, ठीक है। लास्ट में हम एक बार देख लेंगे कितने क्वेश्चन में लॉजिक से करा, कितने लॉजिक से करा। या एक बात बताओ, तो अगर आप देख रहे हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ कि कितने हमने लॉजिक से किए हैं और कितने नॉलेज से किए हैं, ठीक है। मेरे को बताओ, क्योंकि बहुत ज़रूरी है ये जानना, बहुत ज़रूरी 2026 के लिए स्पेशली, ठीक है। ये हमने क्या करा है, नॉलेज के लिए। कौन सा नॉलेज, अपनी मैपिंग के नॉलेज से, ओके। तो ये हमने कैसे करेंगे, नॉलेज से करेंगे। नॉलेज नहीं है तो आप भाई छोड़ देना प्लीज़, क्योंकि आप ये गलत करके आओगे फिर। बहुत सिमिलर टाइप की स्टेटमेंट है, डिस्ट्रिक्ट प्रोविंशियल, इसमें आप हो जाओगे कन्फ्यूज़। नहीं पता छोड़ देना, पता है तभी करके आना, ओके। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देखो एक मैं और बात बताता हूँ, देखो अगर ऐसे क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहे हैं, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चन अगर आपसे नहीं हो पा रहे हैं, छोड़ दो। ऐसे क्वेश्चन से आपके कट ऑफ में कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। क्योंकि आपके साथ साथ बहुत सारे लोग गलत करके आएंगे इसको। बहुत ही बड़ा फैक्ट है यार ये, बहुत फैक्ट है, बहुत ही बड़ा फैक्ट है ये। इट्स नॉट दैट ईजी टू फाइंड आउट, समझ लो। तो बहुत लोग गलत कर सकते हैं यार, कितने लोग तो पता है हड़बड़ी में इसको प्रोविंशियल भी कर सकते हैं, प्रोविंस और डिस्ट्रिक्ट में कंफ्यूज हो सकते हैं, बहुत बारी ऐसा हो सकता है, समझ लो मेरी बात को। ना आए छोड़ दो,
ऐसे क्वेश्चन छोड़ सकते हो आप, बिल्कुल आपके पास ये ऑप्शन है, छोड़ो, जहाँ छोड़ना है वहाँ छोड़ दो, ज़रूरी नहीं है वो सब कुछ करके ही आना है। देन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में कंसिडर करना है तो कांग्रेस डिक्लेयर द अटेनमेंट ऑफ स्वराज बाय ऑल लेजिटिमेट एंड पीसफुल मीन्स टू बी इट्स ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो स्वराज जो है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का ऑब्जेक्टिव होगा। ठीक है, तो ऑब्वियसली यार स्वराज जो है ऑब्जेक्टिव होगा, कांग्रेस ने ये बोला था और ये है, ऐसी चीज़ है। ठीक है, बहुत जेनरिक सा स्टेटमेंट है, बहुत नॉर्मल सा स्टेटमेंट है, सिंपल। आप स्पेक्ट्रम पढ़ोगे तब भी आपको ये मिल जाएगा और आप नॉर्मली सोच भी सकते हो हाँ कि भाई नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है स्वराज के लिए ही है। देन इट वॉज टू बी इम्प्लीमेंटेड इन स्टेजेस विद क्या सिविल डिसओबीडियंस एंड नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर द नेक्स्ट स्टेज ओनली इफ स्वराज डिड नॉट कम विद इन अ ईयर एंड गवर्नमेंट रिजॉर्टेड टू रिप्रेशन। तो मेनली का कहना क्या था कि भाई अगर स्वराज 1 साल के अंदर अंदर नहीं मिला तो विल मूव ऑन टू क्या सिविल डिसोबीडियंस, है ना। सिविल डिसोबीडियंस करेंगे मतलब क्या, जितने भी गवर्नमेंट पोस्ट है उनको छोड़ देंगे, गवर्नमेंट स्कूल्स गवर्नमेंट कॉलेजेस से एनरोलमेंट हटा लेंगे, ये सारी चीज़ें। ठीक है, पेमेंट नहीं करेंगे टैक्सेस के, है ना। 1 साल के अंदर अगर स्वराज नहीं मिलता है, ठीक है, या गवर्नमेंट जो है रिप्रेस करने की कोशिश करती है तो ठीक है, तो दिस इज अ वेरी नॉर्मल स्टेटमेंट, आपको नॉर्मल स्पेक्ट्रम में भी ये दिख जाएगा। ठीक है, एंड द आंसर इज बोथ 1 and 2। ओके, सो इट इज़ योर नॉलेज। ठीक है, और नॉलेज क्या यार, नॉलेज प्लस लॉजिक से भी आप कर सकते हो, या नॉलेज से लॉजिक से भी आप बहुत सिंपली कर सकते हो, क्योंकि भाई क्या बात है स्वराज की, और स्वराज अगर 1 साल में नहीं मिली तो ये सारी चीज़ें होंगी। ठीक है, हम क्या करेंगे, सिविल डिसोबे करेंगे। ओके, दैट्स इट। देन अब क्वेश्चन नंबर 21, मज़ेदार क्वेश्चन। सबसे पहली चीज़ एक बात हमेशा याद रखो, कभी भी 5 या 5 से ज़्यादा ऑप्शंस दिखे, 5 और मोर देन 5 ऑप्शंस, है ना, तो क्या करना है, ये ऑल को हटा देना है। ऑल कभी भी आंसर नहीं होगा। 5 या 5 से ज़्यादा ऑप्शंस हो आपके पास, 5 या 5 से ज़्यादा स्टेटमेंट्स हो आपके पास, ऑल कभी भी आंसर नहीं होता है। नेवर एवर, कभी भी ऑल आंसर नहीं होगा। इस चीज़ को अपने दिमाग में बैठा लो, हर साल ऐसे क्वेश्चन आएंगे, 26 में भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिलेगा। तो सबसे पहले ऑल हटा दो, तो आपके पास बचते हैं सिर्फ 3 ऑप्शन, क्वेश्चन ईजी हो जाएगा। अंडरस्टूड? तो पहले अपना काम आपने आसान क्या किया, लॉजिक लगाया, ठीक है, ईजी बनाया। देन क्या ऑप्शन क्या था, कितने मेंबर्स हैं नेटो के, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, क्या लास्ट ईयर था, न्यूज़ में बहुत सारा, ये समझ रहे, उसलिए क्वेश्चन इस साल पूछा हुआ है। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ करो प्लस नॉलेज, ऑस्ट्रिया और सर्बिया ये पार्ट नहीं है नेटो के। द आंसर इज ओनली 4। ये इंटरनेशनल रिलेशन का क्वेश्चन है। इंटरनेशनल रिलेशन हम बहुत ढंग से करेंगे, ठीक है, इंटरनेशनल रिलेशन बहुत अच्छे से करेंगे हम, विद करंट अफेयर्स बहुत बढ़िया से करेंगे यार, इंटरनेशनल रिलेशन तो बहुत अच्छे से करेंगे। ओके, देन अब दिस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपका डायरेक्टली मैपिंग से है, ठीक है। देखो इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, समझ में आ रहा है ना मैपिंग की क्या इंपॉर्टेंस है, कैसे आपको समझना है मैपिंग। अब देखो, एंडेस माउंटेन्स पास थ्रू हाउ मेनी ऑफ द अबव कंट्री, एंडेस माउंटेन्स कहाँ से निकलता है, ओके। तो आप इसको बहुत ईजिली सॉल्व कर सकते हो, बहुत हाई फाई मैपिंग भी नहीं चाहिए, बहुत हाई फाई मैपिंग भी क्या, हाई फाई मैपिंग चाहिए ही नहीं। एंडेस की लोकेशन भी पता है ना, आराम से कर लोगे। एंडेस क्या है, साउथ अमेरिकन में एक माउंटेन रेंज है, ठीक है, जैसे मान चलो ये दिस इज साउथ अमेरिका ना, तो ये तुम्हारा एंडेस ये पूरा कवर करता है, ये वाला पूरा रीजन, ठीक है। तो अगर आपको पता है कि यार कि ब्राज़ील इस साइड है, ब्राज़ील ये इधर है ब्राज़ील, ठीक है, और पराग्वे बीच में है, ठीक है, ये वाले एरिया में आता ही नहीं है पराग्वे, ठीक है। तो ब्राज़ील को और पराग्वे को आप ऐसे ही हटा दोगे, दोनों ऑप्शन। ऑल तो कभी होगा ही नहीं, 5 से ऊपर है तो ऑल का तो ऑप्शन ही यहाँ नहीं दे रखा, ठीक है, एंड द ओनली 4 इज़ द आंसर, ठीक है। तो यहाँ क्या चाहिए, नॉलेज, नॉलेज किस चीज़ की, मैपिंग की, मैपिंग की, और बहुत बेसिक नॉलेज। एंडेस बहुत ही लंबा माउंटेन रेंज है, बहुत ही लंबा माउंटेन रेंज है, ठीक है, तो आपको इसका नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। जो मेजर माउंटेन रेंजेस है यू हैव टू कवर दोज इन मैप्स, है ना। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत ही अजीबोगरीब सा क्वेश्चन था, ठीक है, और मैं आपको बता रहा हूँ अगर आपने ढंग से समझा होता ना क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में आप 100 मार्क्स लाओगे मतलब क्या, इस क्वेश्चन में मार्क्स लेकर के आओगे, ठीक है, और मेरे स्टूडेंट्स ने लाए भी है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग वाटर बॉडीज़, क्या है, लेक तंगआनिका, ओके, लेक तोनले सैप एंड पटोस लगून, ठीक है, जो भी है, इन तीनों का नाम ना आपने कभी सुना होगा,
ठीक है, यहाँ आने से पहले लाइक 2025 क्वेश्चन पेपर में बैठने से पहले ना कभी सुना होगा ना कभी जानते होगे, ठीक है ना कभी सुना होगा ना कभी जानते होगे, ठीक है। एग्जामिनर चाहता भी नहीं है कि आप जानो, सबसे बड़ी बात ये है। एग्जामिनर ने रैंडमली उठा के इसको यहाँ डाल रखा है, वो चाहता भी नहीं है आप जानो, ठीक है। तो द आंसर इज नन। क्यों? क्योंकि इक्वेटर के वैसे बहुत ऐसे कम लेक्स हैं जो पास होते हैं, और ये 3 रैंडम नाम हैं जो उठा के यहाँ पे डाल रखा है, बहुत ही रैंडम नाम है, समझ रहे हो। तो देयर इज़ नो नीड कि आप इसको रटो और इसको याद करो, समझ रहे हो। एग्जामिनर यहाँ पे आपकी लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग को चेक करना चाहता है, क्या अजीबो गरीबों से नाम दे रखे हैं, ठीक है। और तीनों ही पास नहीं होते इक्वेटर से, अगर एक भी उसको सही करना होता ना तो एक इसमें सही आंसर जरूर डालता वो। तो इनने क्या करा है, तीनों कॉपी पेस्ट करके डाल दिया है, ठीक है। बहुत लिमिटेड लेक्स ही हैं जो पास होते हैं इक्वेटर से, ठीक है। तो वो चाहता था कि आप इसको, इसके पैटर्न को अंडरस्टैंड कर पाओ, समझ पाओ, समझ रहे हो। तो प्योर लॉजिक। देन consider the following statement about turmeric during the year 2022 and 23. So the question is क्या, consider the following statement about the turmeric during the year 22 and 23, ठीक है। इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ टर्मरिक इन द वर्ल्ड, ठीक है। अब देखो बहुत लोगों को लगेगा ना कि ये बहुत एक्सट्रीम सा स्टेटमेंट है, ठीक है, बट देखो ये एक्सट्रीम क्यों नहीं है, मेरे पास लाइक इसका प्रॉपर रीज़न है क्यों। देखो पहला जो था, जिसके पहले हमने ऑप्शन देखा था, उसमें क्या था, क्रिटिकल मिनरल की बात कही गई थी। रिसोर्स रिच इन ऑल क्रिटिकल मिनरल्स, नाम ही था क्रिटिकल मिनरल्स, जो चीज़ रेयर है उसमें इंडिया रिसोर्स रिच है, वो भी सारे ही में, नाम से ही लग रहा था वो एक्सट्रीम है। बट टर्मरिक इज़ नॉट अ क्रिटिकल मिनरल, कोई क्रिटिकल मिनरल नहीं है, ठीक है। तो क्या इंडिया एक लार्जेस्ट प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर है इन द टर्मरिक, लाइक ऑफ द टर्मरिक इन द वर्ल्ड, ठीक है। सो इट इज़ नॉट अ रॉन्ग स्टेटमेंट, इट्स अ करेक्ट स्टेटमेंट, यस इट इज़ ट्रू। अब देखो मोर देन 30 वेराइटीज़ ऑफ टर्मरिक आर ग्रोन इन इंडिया, 30 वेराइटी से ऊपर, मोर देन 30, ऐसे स्टेटमेंट कहीं दिखे वैसे क्वेश्चन स्टेटमेंट हमेशा सही होंगे। इस चीज़ को हमेशा अपने जहन में बिठा लो, क्या कि मोर देन 30 वेराइटीज़, ठीक है, सम, मोर देन, मोस्ट ऑफ, ऐसे स्टेटमेंट आपको दिखेंगे, मोस्ट ऑफ दीज, मोस्ट ऑफ 30 वेराइटीज़ ऑफ दी टर्मरिक, इस तरीके से ऐसे स्टेटमेंट दिखे, हमेशा वो स्टेटमेंट सही होंगे, हमेशा, ऑलवेज, समझ रहे हो। क्यों? इसके पीछे एक लॉजिक है। लॉजिक क्या कि ये आपको बहुत जनरलाइज कर रहा है स्टेटमेंट को, कि भाई 30%, 30 वैरायटी से ऊपर टर्मरिक जो है इंडिया में प्रोड्यूस होते हैं, तो बहुत जनरलाइज कर रहा है ये, है ना, क्योंकि होते होंगे, क्यों नहीं होते होंगे, है ना। देन इफ़ इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, इंडिया अगर लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, ठीक है, तो ऑब्वियसली देयर आर सम स्टेट्स जो सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। तो एक चीज़ नोटिस करो, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटका एंड तमिलनाडु वाला बेल्ट, मतलब क्या, सदर्न इंडिया वाला, मोस्टली जो सदर्न इंडिया वाला बेल्ट है, इंक्लूडिंग दी सेंट्रल इंडिया का सम पार्ट, ठीक है, सब एक लाइन में ही है, ठीक है। और दीज आर दी मेजर कंट्रीज़, पूरा आपको समझ जाओ, ये साउथ इंडिया का ना एक मेजर पोर्शन ही लेते हैं। तमिलनाडु बहुत बड़ा सा स्टेट है, महाराष्ट्र बहुत बड़ा सा स्टेट है, ठीक है, तो हमारा तेलंगाना बहुत बड़ा सा स्टेट है, कर्नाटका बहुत बड़ा सा स्टेट है। तो अगर आप देखो इनमें अगर थोड़ा बहुत भी प्रोडक्शन, ऐसा सोच के चलो, दो दे आर द लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग, मैं ऐसा बता रहा हूँ, ऐसा सोच के चलो कि अगर इसमें थोड़ा बहुत भी अगर प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, तो इट इज़ पार्ट ऑफ द लाइक टर्मरिक प्रोड्यूसिंग स्टेट, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है तो ऑब्वियसली वो इतने बड़े बड़े स्टेट है, आप पूरा सदर्न इंडिया जो है वो तो नहीं हटा सकते ना, ऐसा नहीं बोल सकते ना कि हाँ इन स्टेट्स में नहीं होता है वह, बट हाँ नॉर्दर्न इंडिया में लाइक यूपी और एमपी में और ये बिहार में होता होगा टाइप्स, नहीं बोल सकते, आप उसको नहीं इग्नोर कर सकते, ठीक है। महाराष्ट्र को, तेलंगाना को, कर्नाटका, तमिलनाडु बहुत बड़े बड़े स्टेट्स हैं, आप इनको नहीं इग्नोर कर सकते। अगर आप बोलते हो कि इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है किसी चीज़ का, तो ठीक है, लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है किसी चीज़ का, तो नहीं बोल सकते इस चीज़ को, यू कैन नॉट इग्नोर दीज बिग स्टेट्स, ठीक है। तो तीनों ही ऑप्शन इज़ करेक्ट, तीनों ही ऑप्शन इज़ करेक्ट, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ये बहुत रेयर होता है, बहुत रेयर होता है क्वेश्चन पेपर में जहाँ तीनों ऑप्शन करेक्ट हो। दो, ये इकॉनमी का भी क्वेश्चन नहीं है, ये पॉलिटी का भी क्वेश्चन नहीं है,
ना इन्वायरमेंट का है ना साइंस एंड टेक का है, ये सिंपल एक करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। बट मैं आपको बता देता हूँ, बहुत रेयर होता है कि तीनों ऑप्शन सही हों, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे बहुत हाई चांसेस है कि आप पहले वाले ऑप्शन में चूको और इसको गलत करके आओ। बहुत हाई चांसेस है कि पहला वाला ऑप्शन आप गलत कर दो, ठीक है। और इट्स कम्प्लीटली ओके, बिल्कुल कोई इशू नहीं है अगर आप इसको गलत करके भी आ रहे हो तो। यही मैं एग्जैक्टली वही बता रहा था इसके पहले, बता रहा था ना कि अगर एक क्वेश्चन आपका गलत हो भी जाता है तो आप 9 क्वेश्चन सही करके आओगे। क्यों? मैंने आपको दिखाया बिना 4 क्वेश्चन जो हमने सही किए, और ये एक क्वेश्चन में अगर आप गलत कर भी देते हो तो आप नहीं करोगे, क्योंकि अब मैंने आपको चीज़ें बहुत सारी समझा दी है। बट इवन इफ अगर कर भी देते हो, कोई इम्पैक्ट नहीं आने वाला आपके रिजल्ट पे। मैं आपको बताता हूँ, कोई भी इम्पैक्ट नहीं आएगा इसके रिजल्ट पे। क्यों? कट ऑफ जो है वो 2 नंबर से ऊपर नीचे जाएगा, और ऐसे क्वेश्चन होते ही कट ऑफ नीचे करने के लिए, कट ऑफ को गिराने के लिए, ठीक है। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है मार्क्स पे आपके इन क्वेश्चन से। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना, आपको अटेम्प्ट ज़रूर करना है, यू हैव टू अटेम्प्ट इट, ठीक है। दो ये गलत हो जाए, गलत भी हो जाए तो भी आपको अटेम्प्ट करना है, आपको अपने लॉजिक से नहीं भटकना है कि सर ने बोला है 3 ऑप्शंस होंगे तो मोस्टली एक गलत हो, वो आपको लॉजिक अपने माइंड में रखना है, उससे नहीं भटकना है। एक आध क्वेश्चन गलत हो भी जाए, स्टिल यू विल बी इन नेट पॉजिटिव, इस चीज़ को समझना, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर ऐसे क्वेश्चन अगर आपके सही होने लग जाए ना, तो फिर मतलब क्या, आप लॉजिक कहीं कहीं भूल रहे हो, और मोस्टली क्वेश्चन में आप लॉजिक ही लगाओगे, ठीक है। आप कमेंट में मेरे को बताना कि कहाँ कहाँ हम लॉजिक यूज़ कर रहे हैं, कैसे हम नॉलेज यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो ये क्वेश्चन पूरा पूरा लॉजिक पे ही चलेगा। यहाँ पे आप क्या नॉलेज कैसे गेन कर सकते हो, कहाँ से टर्मरिक के बारे में क्या पढ़ोगे आप। बट हाँ, अब पूछ दिया है तो यू हैव टू नो सम थिंग्स। एक चीज़ आप याद रखो कि ना, टर्मरिक बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है, मेरे को अभी याद आ गया, टर्मरिक बोर्ड शायद तेलंगाना में है, निज़ामाबाद कहते हैं, निज़ामाबाद में है ना। कहाँ है? निज़ामाबाद में। इसको आप नोट डाउन कर लेना, ठीक है। पूछ सकते क्योंकि कॉफ़ी बोर्ड के बारे में पूछ चुके, टी बोर्ड के बारे में पूछ चुके, ठीक है। जब 2024 का पेपर करेंगे तो मैं दिखाऊंगा, 24 के बाद भी 23 का भी, दोनों में पूछे, तो हो सकता है टर्मरिक बोर्ड के बारे में ही पूछ दे, ओके। तो दो आई स्टडीड ऑल दीज थिंग्स, तो मेरे को पता है, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपने नहीं पढ़ा हुआ है और गलत कर भी दे रहे हो तो इट इज़ कम्प्लीटली ओके, कोई इसमें इशू नहीं है, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल चलेगा, ठीक है। अब देखो 25वां नंबर क्वेश्चन, ये पूरा पूरा नॉलेज का क्वेश्चन है भाई, सिंपल सा ज्योग्राफी क्वेश्चन है, ज्योग्राफी का नॉर्मल सा क्वेश्चन है। आता है, नहीं आता नहीं आता, बट आना चाहिए, ठीक है। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट क्वेश्चन है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन, ठीक है। एनसीईआरटी क्लास 11th की उठाओ, ठीक है, वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है वाला, डायरेक्ट क्वेश्चन है वहाँ से, ठीक है। मैं दिखा दूंगा जब ज्योग्राफी का अपन करेंगे कि कैसे कवर करना है, तो वहाँ मैं दिखाऊंगा, ठीक है, कि कहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। और प्रेडिक्ट में हो तो मैं पढ़ाऊँगा भी, ठीक है। तो देखो, द बेल्ट ऑफ एंशियंट रॉक्स फ्रॉम ब्राज़ील कोस्ट मैचेस विद दोज इन वेस्टर्न अफ्रीका। हाँ, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ठीक है भाई। नहीं पता है तो एनसीईआरटी उठाओ क्लास 11th की और जाके देख के आओ, वहाँ पर डायरेक्टली मेंशन है, डायरेक्ट एनसीईआरटी से बहुत बेसिक नॉलेज है, बहुत बेसिक नॉलेज। अभी तक हमने 25-25 क्वेश्चन देखे हैं, एक भी जगह ऐसा नहीं हुआ है जहाँ पे बहुत हाई फाई नॉलेज यूज़ किया हमने, बहुत बेसिक नॉलेज यूज़ कर रहे हैं, तो बहुत बेसिक नॉलेज यहाँ भी लगेगी, ठीक है, बहुत बेसिक सा नॉलेज है। देन क्या, द गोल्ड डिपॉजिट ऑफ घाना आर डिराइव्ड फ्रॉम द ब्राज़ील प्लेटू। एग्जैक्टली, हाँ ये है, ठीक है। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट यही कहता है कि टूट करके देखो, ये तो द क्वेश्चन नंबर 25 है ना। तो 25 नंबर क्वेश्चन देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर द एविडेंसेस ऑफ द फिनोमिनन ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। अब एक इम्पोर्टेंट बात सुनो, पता है क्या, कि ये बहुत ही बेसिक नॉलेज वाला क्वेश्चन है, मतलब बहुत बेसिक नॉलेज, ठीक है। ये वो क्यों बेसिक मैं बोल रहा हूँ, क्लास 11th की एनसीईआरटी में आपको बहुत आराम से इसका आंसर मिल जाएगा। क्लास 11th की एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन है, बेसिक नॉलेज, ठीक है। किसी और सोर्स के लिए जाने की ज़रूरत नहीं है। देखो अभी तक हमने 20-25 क्वेश्चन पढ़ किए, सारे क्वेश्चंस में हमने क्या देखा कि जो भी नॉलेज लग रहा है बहुत बेसिक सा नॉलेज लग रहा है, कुछ भी आपको बहुत ही कुछ रॉकेट साइंस पढ़ के नहीं आना है इस एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं पढ़ना है, जो पढ़ना है बहुत बेसिक नॉलेज लग रहा है, स्टैंडर्ड सोर्सेज से, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन है ना। तो वैसे ही आपको अपने सोर्सेज को भी रखना है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको ये भी बताता है कि आपको कैसे सोर्सेज रेफ़र करने हैं।
आपको नहीं पढ़ना है बल्कि बुक्स भाई, आप इसलिए पढ़ रहे हो बल्कि बुक्स क्योंकि आप प्रीवियस क्वेश्चन देख ही नहीं रहे हो, समझ रहे हो। तो जो देखते हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, तो द बेल्ट ऑफ एंशिएंट रॉक्स फ्रॉम ब्राज़ील कोस्ट मैचेस विद द वेस्टर्न अफ्रीका। देखो ये जो तुम्हारा मैप है, ठीक है, दिस इज़ द मैप ऑफ सदर्न अमेरिका, और ये तुम्हारा अफ्रीका है, ठीक है, ये तुम्हारा अफ्रीका है। तो ये और ये मैच करता है, ठीक है, यहाँ जो चीज़ें हैं और यहाँ जो चीज़ें हैं वो मैच करती है, यही है, ठीक है। तो देखो, सॉरी फॉर द ड्राइंग मत समझो कि बेल्ट जो है एंशिएंट रॉक्स फ्रॉम द ब्राज़ील कोस्ट मैचेस विद दोज फ्रॉम द वेस्टर्न अफ्रीका, ठीक है। मैं बहुत डिटेल में पढ़ाऊँगा, जब ये सारी चीज़ें ना प्रेडिक्ट में बहुत अच्छे से पढ़ाऊँगा। और बाकी एनसीईआरटी क्लास 11th में ही गिवन है, आप आराम से देख सकते हो, जाओ वहाँ से आप देख लो, लाइक वहाँ पे गिवन है, इसका आंसर डायरेक्ट गिवन है, ओके। तो डायरेक्ट बहुत बेसिक नॉलेज वाला क्वेश्चन है यार, ठीक है, तो आप डू नॉट इग्नोर इट। अगर आप ऐसे क्वेश्चन गलत करके आओगे तो मतलब आप बहुत बड़ा ब्लंडर करके आओगे, तो ऐसे क्वेश्चन आपको गलत भी नहीं करना है, मैं आपको बता दे रहा हूँ बहुत ढंग से, ठीक है। देन क्या, गोल्ड डिपॉजिट ऑफ घाना, घाना अफ्रीका में ऑब्वियसली, आर डिराइव्ड फ्रॉम द ब्राज़ील प्लेटू व्हेन टू कॉन्टिनेंट्स ली साइड बाई साइड, एग्जैक्टली, ठीक है। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट का ये भी एक एविडेंस है। देन गोंडवाना सिस्टम ऑफ सेडिमेंट फ्रॉम इंडिया इज नोन टू हैव काउंटर पार्ट्स इन 6 डिफरेंट लैंड मासेज ऑफ द सदर्न हेमिस्फेयर, एग्जैक्टली। क्यों? क्योंकि तुम्हारा ऑस्ट्रेलियन प्लेट से टूट कर ही इंडियन प्लेट बना है और फिर वो एशियन प्लेट से आकर के जुड़ गया, ठीक है। तो सदर्न हेमिस्फेयर के 6 डिफरेंट लैंड मासेज जो हैं तुम्हारे इंडियन प्लेट में दिखते हैं, इंडिया के सेडिमेंट्स में दिखते हैं, ओके। एंड ऑल 3 इज़ द आंसर, ठीक है, 1 2 3 इज़ द आंसर। भाई डायरेक्ट क्वेश्चन है, मैं फिर से बोल रहा हूँ ज्योग्राफी से, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यू हैव टू गो थ्रू इट बहुत अच्छे से, एनसीईआरटी क्लास 11th डायरेक्ट क्वेश्चन, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में लॉजिक नहीं लगता, आपका नॉलेज वर्क करता है, और ये भी नॉलेज अगर आपको नहीं है ना तो फिर आप बहुत ब्लंडर कर रहे हो, मैं फिर बोल रहा हूँ, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन सब सही है करके आएंगे, ऑलमोस्ट सब लोग ही सही करके आएंगे, तो ऐसे क्वेश्चन आप गलत नहीं कर सकते, ठीक है, इस चीज़ का ख्याल रखना। देन 26 नंबर क्वेश्चन क्या, द अमाउंट ऑफ डस्ट पार्टिकल्स इन द एटमॉस्फेयर इज मोर इन सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट एरियाज दैन इन द इक्वेटोरियल एंड पोलर रीजन। देन स्टेटमेंट 2 इज व्हाट, सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट एरियाज हैव लेस ड्राई विंड्स। बहुत ईजी क्वेश्चन, बहुत आराम से सॉल्व कर ले जाओगे। देखो मेरी बात को समझना, ध्यान से समझना, सब ट्रॉपिकल एरिया और टेम्परेट एरिया, ठीक है, सब ट्रॉपिकल एरियाज जो होते हैं, ठीक है, इक्वेटर जैसे है, इक्वेटर के जो ऊपर वाले एरिया है ट्रॉपिक्स के बीच में, उसको सब ट्रॉपिकल एरिया बोलते हैं, टेम्परेट एरिया बोलते हैं, ठीक है। तो ये सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट एरिया हो गया। ये ऊपर ये तुम्हारा पोलर रीजन है, ये पोल्स हो गए, ठीक है, ये पोल्स होते हैं, और ये इक्वेटर है, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट एरिया है, वहाँ पे डस्ट पार्टिकल्स जो है वो ज़्यादा होते हैं, ठीक है, डस्ट पार्टिकल्स वहाँ ज़्यादा होते हैं। अब आप मेरे को एक बात बताओ यार, डस्ट पार्टिकल्स ज़्यादा कब होंगे, व्हेन देयर विल बी डस्ट पार्टिकल्स ज़्यादा कब होंगे, जब वहाँ हवा बहेगी, कब, कैसी, ड्राई विंड्स होंगे, सूखी हवा बहेगी, देख तो तभी डस्ट उड़ते हैं ना, सूखी हवा जब रहती है तभी ना डस्ट जो है उड़ते हैं आसमान में, हवा में, है ना। गीली हवा जब वेट हवा रहेगी तो डस्ट तो बैठ जाएगा ज़मीन पे, तो उड़ेगा कैसे, डस्ट कैसे होगा, डस्ट पार्टिकल कहाँ होंगे एटमॉस्फेयर में, जब ड्राई विंड होगा तभी तो डस्ट पार्टिकल होंगे ना, जब वेट विंड होगा तो फिर कहाँ से लाइक डस्ट पार्टिकल होंगे, डस्ट पार्टिकल तो बैठे रहेंगे ज़मीन पे, बैठ जाएंगे, गीले होकर के क्या होंगे, भारी हो जाएंगे और ज़मीन पे रहेंगे। तो अब समझना, अमाउंट ऑफ डस्ट पार्टिकल इन द एटमॉस्फेयर इज मोर इन सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट एरियाज। ऑब्वियसली सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट में सबसे ज़्यादा हवा चलता है, जेट विंड्स भी वहीं चलते हैं, ठीक है, जेट विंड्स भी वही चलते हैं, सबसे ज़्यादा हवाएं कहाँ चलती हैं, सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट एरियाज में ही चलती हैं, हमारे रीजन में ही चलती हैं, वी विटनेस इट, है ना, रादर देन इक्वेटोरियल एंड पोलर रीजन, ठीक है, रादर इक्वेटोर पे और पोलर पे। अब स्टेटमेंट 2 देखो, स्टेटमेंट 2 से बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट एरियाज हैव लेस ड्राई विंड्स। क्या है लेस ड्राई विंड्स, मतलब क्या, एग्जामिनर ने क्या किया है, सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट एरियाज हैव ड्राई विंड्स था, बीच में लेस डाल दिया है स्टेटमेंट को क्या करने के लिए, गलत करने के लिए, स्टेटमेंट को गलत करने के। भाई अगर लेस ड्राई विंड्स होंगे तब तो ये एक्सप्लेन ही नहीं कर पाएगा इस चीज़ को,
ड्राई विंड्स होंगे तभी तो भाई सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट एरियाज़ में ज़्यादा लाइक डस्ट पार्टिकल्स होंगे ना, समझ लो। तो लेस ड्राई विंड्स तो पॉसिबल ही नहीं है। सो अगर आपको एक भी पता है तो आप आराम से इसको देख सकते हो, स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज़ नॉट करेक्ट, समझे। इस तरीके से यू हैव टू सॉल्व इट। तो इसमें क्या लगा, आपका नॉलेज भी लगा और आपका लॉजिक भी लगा, नॉलेज प्लस लॉजिक, आया समझ में। और सिंपली आप इसको और कैसे कर सकते हो, तो बीच में यहाँ लगा दिया करो बिकॉज, बट बिकॉज लगा दो, हो जाएगा, ठीक है। पोलर रीजन बिकॉज सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट एरियाज हैव लेस ड्राई विंड। अब लेस ड्राई विंड है तो कहाँ से फिर भाई तुम्हारा सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट में तुम्हारा डस्ट पार्टिकल्स हवा बहने लगा, डस्ट पार्टिकल्स बहने लगा एटमॉस्फेयर में, नहीं पॉसिबल है ना। तो इट इज़ नॉट पॉसिबल एट ऑल, ठीक है। इस तरीके से वी हैव टू सॉल्व, इस तरीके से वी हैव टू अप्रोच। देन 27 नंबर क्वेश्चन है स्टेटमेंट। देखो पिछले वाले क्वेश्चन में ना एक और चीज़ है, देखो ऐसे जगहों पे ना कंफ्यूज करना बहुत इजी है एग्जामिनर के लिए, लेस और मोर करके, यहाँ मोर कर देगा यहाँ लेस कर देगा, तो ऐसे ना बहुत इजी होता है एग्जामिनर कि आपको कंफ्यूज कर दे, समझ लो। तो इसका भी ध्यान रखो, जहाँ ये लेस लिखा है, जहाँ ये मोर लिखा हुआ है ना, लेस ड्राई विंड्स मोर ड्राई विंड्स, ऐसे ना, तो यहाँ पे कंफ्यूज करना बहुत आसान है, ठीक है। क्योंकि यहाँ लेस लगाने की ज़रूरत क्या थी, लेस हो या मोर हो, आप खुद सोचो ना, यहाँ लेस की ज़रूरत ही क्या है इस जगह पे, कोई ज़रूरत है लेस की, कोई ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे ही स्टेटमेंट गलत लग रहा है, स्टेटमेंट 2 गलत है तो 1 अपने आप सही हो जाएगा। तो ये लेस की यहाँ कोई ज़रूरत ही नहीं थी, हैव ड्राई विंड्स भी लिखते या हैव वेट विंड्स भी लिखते या हैव नो ड्राई विंड्स, तो गलत बात है, ठीक है। चलो अब ये क्वेश्चन है 27 नंबर, ये क्या है, ये क्वेश्चन नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम एनसीईआरटी क्लास 11th। मैं फिर से बोल रहा हूँ एनसीईआरटी क्लास 11 से डायरेक्ट क्वेश्चन है ये, और हर साल एनसीईआरटी क्लास 11th से क्वेश्चन पूछा जाता है ज्योग्राफी में। यू कैन नॉट इग्नोर दिस सोर्स, ठीक है। इवन मैं प्रिडिक्ट के भी जो स्टडी मटेरियल बना रहा हूँ वो भी मैं स्टैंडर्ड सोर्सेज और ये एनसीईआरटीज़ देख करके ही बना रहा हूँ, एनसीईआरटी से ही बना रहा हूँ। कोई भी कोचिंग का मटेरियल कुछ भी काम नहीं आने वाला, यू हैव टू जस्ट फॉलो एनसीईआरटी क्लास 11th, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये मैं दिखा दूंगा जब अपन ज्योग्राफी डिस्कस करेंगे, तो मैं आपको दिखा दूंगा ये, ठीक है। डायरेक्ट एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तो यू हैव टू टेक केयर, ठीक है। नॉलेज पे होगा, बेसिक सा नॉलेज, ज़्यादा नॉलेज नहीं लेगा, सिर्फ एनसीईआरटी क्लास 11th भी पढ़ के जाओगे तो आराम से ये तीनों क्वेश्चन करोगे, इसके पहले के जो 2 क्वेश्चन के दिखाए और अभी जो दिखा रहा हूँ मैं, है ना। तो इन जनवरी इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर द आइसोथर्म्स बेस्ट बेंड इक्वेटर वोड एंड क्रॉसिंग द लैंड मासेस वाइल क्रॉसिंग द लैंड मासेस, ठीक है। देखो होता क्या है, पहली बात की आइसोथर्म होता क्या है, आइसोथर्म ये होता है कि ना इक्वल टेम्परेचर, आइसोथर्म क्या होता है कि इक्वल टेम्परेचर जो है वो जाता है थ्रू आउट द ग्लोब, है ना। ये कहाँ कहाँ जो है थ्रू आउट द अर्थ, ये कहाँ कहाँ इक्वल टेम्परेचर है करके, ठीक है। तो जनवरी में क्या होता है, ठंड होता है, ठीक है। और एक चीज़ मैं बताता हूँ, जो लैंड मासेस होते हैं, जो लैंड होता है ना, वो जल्दी गर्म भी होता है, जल्दी ठंड भी होता है, ठीक है। जल्दी गर्म भी होता है, जल्दी वार्म अप भी होगा और जल्दी ठंडा भी हो जाएगा, ऐसा है लैंड मासेस। बट ओशन के साथ नहीं है, ओशन क्या करता है कि इट रिटेन्स हीट, इट रिटेन्स कूल, समझ रहे हो, कोल्ड। तो यही मैं बोल रहा हूँ, तो ओशन जो है बहुत ग्रेजुअली ठंडा होगा और बहुत ग्रेजुअली हीट भी होगा, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना। अब देखो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जनवरी के टाइम में आइसोथर्म्स बेंड इक्वेटर वोट, ठीक है। आइसोथर्म क्या होता है, इक्वेटर की तरफ आता है लैंड मासेस पे। अब क्यों आता है इक्वेटर की तरफ, क्यों आता है, इस चीज़ को ध्यान से सोचो, लैंड मास पे, क्योंकि भाई ठंड का मौसम है जनवरी में, ठीक है, ठंड का मौसम है। और जो लैंड मास है वो क्या होगा, ओशन से जल्दी ठंडा होगा, ठीक है। एंड टू बैलेंस दैट टेम्परेचर आइसोथर्म को इक्वेटर की तरफ आना पड़ेगा, क्योंकि इक्वेटर की तरफ गर्मी ज़्यादा है, समझ लो। क्योंकि लैंड मास तो तुरंत ठंडा हो गया और ओशन तो अभी भी गर्म है, तो बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको इक्वेटर की तरफ आना पड़ेगा ताकि आइसोथर्म बैलेंस्ड रहे, सेम टेम्परेचर शो करे। देन पोलवर्ड वाइल क्रॉसिंग दी ओशन, ओशन के टाइम में क्या होगा, पोलवर्ड जाएगा, क्योंकि ओशन वाटर गर्म है, ठंड का टाइम है, बट ओशन ने तो रिटेन किया हुआ है हीट, ओशन तो गर्म है, तो उसको ठंडा करने के लिए क्या होगा, पोलवर्ड के साइड जाएगा, ओशन के साइड में आइसोथर्म। समझे क्या, ये सिंपल सा कंसेप्ट है आइसोथर्म का कि इक्वल भाई बैलेंस करना है, तो इस तरीके से बैलेंस करेगा, है ना। तो इसमें आपको 2 कंसेप्ट समझना ज़रूरी है, पहला क्या कि आइसोथर्म होता क्या है, दूसरा क्या कि लैंड मासेस जल्दी ठंडा और गर्म होते हैं एज़ कम्पेयर टू ओशन, ठीक है। आप आराम से कर लोगे फिर,
ठीक है। फिर बस आपको इतना सोचना है क्या कि भाई जनवरी का महीना है, ठंड है तो लैंड मासेस पे क्या होगा, भाई लैंड मासेस जल्दी ठंड हो रहा है तो उनको गर्म करेंगे। क्यों? ओशन के बराबरी पे आ गई, ओशन तो अभी भी गर्म है, तो वो इक्वेटर साइड आएगा। क्यों इक्वेटर की साइड में सन रे डायरेक्ट पड़ रही है, गर्मी है, ठीक है। वहाँ पोलवर्ड जाएगा क्योंकि ओशन गर्म है, ठीक है। तो पोलवर्ड जा करके बैलेंस करेगा टेम्परेचर को, दैट्स इट, ठीक है। स्टेटमेंट 2 यही बात कह रहा है। द एयर ओवर द ओशन इज़ वार्मर देन दैट ओवर द लैंड मासेस इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ओके। एंड द आंसर इज ए, एग्जैक्टली यही है, बिकॉज, ओके। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेटमेंट 1, इन द कंटेक्स्ट ऑफ इफेक्ट ऑफ वाटर ऑन द रॉक्स, chalk is known as a very permeable rock, whereas clay is known as the quite an impermeable or least permeable rock. तो the question is what, कि देखो what is the effect of water on the rocks, जो पत्थर होते हैं उन पे वाटर का क्या इम्पैक्ट होता है, ठीक है। तो उनके कंटेक्स्ट में बताना है कि जो चॉक है इज़ अ परमिएबल रॉक और जो क्ले है इज़ क्या है, इम्परमिएबल रॉक और सबसे लीस्ट परमिएबल रॉक, ठीक है। अब स्टेटमेंट 2 क्या बोलता कि चॉक इज़ पोरस एंड हेंस कैन एब्जॉर्ब वाटर। चॉक जो है क्या कर सकता है, वाटर को एब्जॉर्ब कर सकता है ना। और है ये पॉसिबिलिटी है, देखो आप चॉक को कभी गीला करो, ठीक है, और गीला करके कभी बोर्ड पे लिखो, ठीक है। आप देखना ना चॉक ने पानी को एब्जॉर्ब कर लिया है और ना पहले वो कुछ नहीं दिखेगा गीला करने के लिखने के बाद, फिर अचानक से जो है चॉक वो बाहर उभर के आ जाएगा, होता है ना ये। तो इसलिए यस चॉक इज़ पोरस एंड इट कैन ऑब्जॉर्ब द वाटर, ठीक है। अब देखो स्टेटमेंट 3 क्या बोल रहा है, क्ले इज़ नॉट एट ऑल पोरस, ठीक है। क्या नॉट एट ऑल, ये एट ऑल जो लिखा हुआ है ना ये बताता है क्या कि दिस स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग, स्टेटमेंट ही गलत है पहली बात तो। नॉट एट ऑल पोरस, पोरस है ही नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, कंप्लीटली नॉन पोरस हो ही नहीं सकता है, समझ रहे हो ना, कंप्लीटली नॉन पोरस हो ही नहीं सकता, ये पॉसिबिलिटी ही नहीं है। तो क्ले इज़ नॉट एट ऑल पोरस ये नहीं कह सकते आप खुद सोचो कि कितना एक्सट्रीम चीज़ है ये कहना, ठीक है। तो इन दोनों में से कोई एक ही स्टेटमेंट सही है और इट इज़ एक्सप्लेनिंग स्टेटमेंट 1 और ये है देखो सी इज़ द आंसर, ओनली वन ऑफ द स्टेटमेंट 2 and 3 इज़ करेक्ट एंड एक्सप्लेन स्टेटमेंट 1। तो कितना लाइक ईजी है टू फाइंड आउट, अगर एक स्टेटमेंट भी आपने गलत कर दिया तो आप ईजिली आंसर निकाल लोगे, 2 स्टेटमेंट है, आपको एक स्टेटमेंट दिख रहा है कि यहाँ पे कितना एक्सट्रीम है, ठीक है। तो आपने सिर्फ इसको अगर गलत भी कर दिया, आपने पकड़ लिया कि भाई ये तो गलत स्टेटमेंट है और आपको दिख रहा है ये गलत है, तो आप सिंपल तरीके से इसका आंसर कर सकते हो बिना कुछ ज़्यादा दिमाग लगाए, ठीक है। तो यहाँ आपका नॉलेज और प्लस लॉजिक दोनों वर्क करेगा। नॉलेज नहीं, मैं तो बोलूँगा सिर्फ लॉजिक वर्क करेगा, सिर्फ और सिर्फ लॉजिक वर्क करेगा। आप सिर्फ लॉजिक पे इसको सॉल्व कर सकते हो यार, सोच करके अपने थॉट से सॉल्व कर सकते हो, इसमें कुछ आपको अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, समझना, कुछ भी आपको अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है इसमें, अंडरस्टूड। देन 29th क्वेश्चन, विदाउट द एटमॉस्फेयर टेम्परेचर वुड बी वेल बिलो फ्रीजिंग पॉइंट एवरीवेयर ऑन द अर्थ सरफेस। अब देखो यहाँ ना लॉजिकली सोचो, जो भी कर रहे हो ना लॉजिकली सोच के करो, आगे देखना। विदाउट द एटमॉस्फेयर टेम्परेचर वुड बी वेल बिलो फ्रीजिंग पॉइंट एवरीवेयर ऑन द अर्थ सरफेस। अब सोचो इस चीज़ को कि भाई अगर एटमॉस्फेयर होगा ही नहीं, एटमॉस्फेयर नहीं होगा तो क्या होगा, अर्थ जो है ट्रैप ही नहीं कर पाएगा हीट को, कहाँ ट्रैप कर पाएगा। सन से जो रेज आते हैं वो अर्थ कैसे ट्रैप कर पाता है, क्योंकि एटमॉस्फेयर की वजह से, तो एटमॉस्फेयर उसको ट्रैप ही नहीं कर पाएगा और हर जगह क्या होगा, ठंड ही ठंड होगा, है ना। तो इट बी वे बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट एवरीवेयर ऑन द अर्थ अगर एटमॉस्फेयर ना हो तो। देन हीट एब्जॉर्ब्ड एंड ट्रैप्ड बाय द एटमॉस्फेयर मेंटेन आवर प्लैनेट एवरेज टेम्परेचर। देखो सेम चीज़ यहाँ पे क्या करा, एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है, सेम चीज़ को यहाँ एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। अब देखो एटमॉस्फेयर गैसेज लाइक कार्बन डाइऑक्साइड आर पर्टिकुलरली गुड एट एब्जॉर्बिंग द एंड ट्रैपिंग रेडिएशन। आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ट्रैप करता है रेडिएशन, इट्स अ ग्रीन हाउस गैस, है ना। तो ये चीज़ इसको एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है। तो 1 2 3 इज द आंसर, ठीक है। सिंपल लॉजिक एंड नॉलेज, ठीक है। एक बस आपको ये समझ में आ गया,
जो मैं आपको समझाया किस तरीके से आपको सोचना है, एक एक स्टेटमेंट पे कैसा थॉट देना है आपको, एंड यू विल बी सॉर्टेड, लाइक इट इज़ दैट ईजी। ठीक है, बस आपको इस तरीके से अपना थॉट रखना है। ओके, देन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द राष्ट्रीय गोकुल मिशन। ठीक है, ठीक है, तो राष्ट्रीय गोकुल मिशन किस बारे में, देखो ज़्यादा हम उसको सोचना ही नहीं है, पहली बात तो ज़्यादा हम दिमाग नहीं लगाएंगे, वो नहीं पता है क्या है राष्ट्रीय गोकुल मिशन, बस ऑप्शन पढ़ो हो जाएगा सॉल्व। देखना, इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ रूरल पुअर, जो रूरल पुअर है उनके अपलिफ्टमेंट के लिए इम्पोर्टेंट है, एज मेजॉरिटी ऑफ लो प्रोड्यूसिंग इंडिजिनस एनिमल आर विद स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर। मतलब मेजॉरिटी जो इंडिजिनस एनिमल जो सबसे जो कम प्रोड्यूस करते हैं, है ना, जो कम प्रोड्यूस करते हैं, ऐसी कैटल जो कम प्रोड्यूस करते हैं। गोकुल से तो पहली बात एक चीज़ क्लियर हो जाता है कि इट इज़ रिलेटेड टू काउ, इट इज़ रिलेटेड टू क्या, डेयरी, है ना, इट इज़ रिलेटेड टू कैटल, है ना। तो कुछ ऐसे इंडिजिनस एनिमल मेजॉरिटी जो कम प्रोड्यूस करते हैं वो क्या स्मॉल और मार्जिनल फार्मर के पास में है, या तो ऐसे फार्मर्स के पास में है जो लैंडलेस है। जेनरिक सा स्टेटमेंट है, एक नॉर्मल सा स्टेटमेंट कह रहा है, पढ़ के नहीं लग रहा है बिल्कुल कि हाँ भाई बहुत नॉर्मल सा चीज़ है, ये है, ऐसा है ना, कि यस इट इज़ इम्पोर्टेंट कि रूरल पुअर को अपलिफ्ट करो। क्यों? क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ जो इंडिजिनस एनिमल्स हैं जो कम प्रोड्यूस कर रहे हैं वो स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स के पास है, लैंडलेस लेबरर्स के पास में। ठीक है, देन इट वॉज इनिशिएटेड टू प्रमोट इंडिजिनस कैटल एंड बफेलो रेयरिंग एंड कंजर्वेशन इन अ साइंटिफिक एंड होलिस्टिक मैनर। ये क्या है, एक जेनेरिक सा स्टेटमेंट है, अच्छा सा स्टेटमेंट है, क्या है, पॉजिटिव सा स्टेटमेंट है, और ये भी क्या है, एक पॉजिटिव सा स्टेटमेंट है, एक अच्छा मैसेज दे रहा है, एक अच्छा मैसेज दे रहा है। ठीक है, एंड द आंसर इज बोथ 1 and 2। क्या डिफ़िकल्ट था इसमें, बताओ आप, क्या डिफ़िकल्ट था? इट वॉज दैट ईजी, केवल लॉजिक से सॉल्व हुआ। आई हैव नॉट स्टडीड राष्ट्रीय गोकुल मिशन, नहीं पढ़ा है मैंने कभी राष्ट्रीय गोकुल मिशन, नहीं पता मेरे को राष्ट्रीय गोकुल मिशन के बारे में, बट स्टिल आई हैव सॉल्व्ड इट, ये लॉजिक से सॉल्व हुआ है। ठीक है, देखो इस सेशन में हमने टोटल 30 क्वेश्चंस किए हैं अभी। अब नाउ इफ़ यू वांट कि मैं पूरे पेपर का ऐसे ही एनालिसिस करूं, 24, 23, 22 लास्ट 5 सालों के पेपर का ऐसा ही एनालिसिस करूं, तो यू हैव टू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। आप कमेंट में बताओगे तभी मैं करूँगा। ये लेक्चर भी मैंने कब बनाया, जब मैंने कमेंट्स देखे, कमेंट्स में मेरे को पता लगा कि हाँ मेरे को बनाना चाहिए, पीपल आर इंटरेस्टेड, तो मैंने बनाया। क्यों? क्योंकि इट इज़ अ एफर्ट वाला टास्क। ठीक है, तो आपको मेरे को कमेंट्स में बताना पड़ेगा। दूसरी चीज़ आपको क्या बतानी है, कितने लॉजिक से सॉल्व हुए, कितने नॉलेज से सॉल्व हुए। तो मेरे को लगेगा कि हाँ आप एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हो, आप एक्टिवली पार्टिसिपेट करोगे तभी यू विल बी क्लियरिंग द एग्ज़ाम। तो आपको एक्टिवली पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। तीसरी चीज़ यू हैव टू सब्सक्राइब, ओके, एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फेलो एस्पिरेंट्स। शेयर करो, ठीक है, प्लीज़ शेयर करो, है ना। आप कोऑपरेट करो, कंपटीशन मैं संभाल लूँगा।